नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आर के नोवेल में। इस नोवेल का पूरा श्रेय मूल लेखक को जाता है। अगर आपको यही नोवेल पसंद आए तो कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब करें। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल मनोरंजन और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इस उपन्यास में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं सभी लेखक की कल्पना की उपज है। बेशक आपके गुरु ने मुझे सिखाया है। असंभव, गुरु ने केवल मुझे ही अपना शिष्य बनाया है। तुम झूठ बोल रहे हो। लॉन हाओचेन ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली, लिन युआन की ओर देखा और गुस्से से कहा, हाँ हाँ हाँ, मैंने झूठ बोला। लॉन हाओचेन, तुम्हें सोचना चाहिए कि क्या तुम्हारे गुरु ने तुमसे झूठ बोला था। क्या तुम सच में उनके एकमात्र शिष्य हो? तुम्हारा मालिक लापता है ना? गायब होने से पहले उसने तुम्हें एक पत्र छोड़ा था जिसमें तुम्हें उत्तरी शहर में गो परिवार के पास आने के लिए कहा गया था। पत्र में तुम्हें उसकी तलाश न करने के लिए भी कहा गया था, है ना? लिन युआन ने मुस्कुराते हुए उपदेश दिया। बेशक वह ये जानता था क्योंकि उसने सभी कथानक देखे थे, लेकिन लॉन हाओचेन को यह नहीं पता था। उसे तो आश्चर्य ही होगा कि उसे ऐसा क्यों मालूम था। ये बिल्कुल वही परिणाम है जो लिन युआन चाहता था। वह लॉन हाओचेन के दिल में संदेह का बीज बोना चाहता था। एक बार जब संदेह के बीज बो दिए जाते हैं तो उन्हें मिटाना मुश्किल होता है। वह भविष्य में उन दोनों के एकजुट होने की संभावना से बचने के लिए लॉन हाओचेन और उसके मालिक के बीच एक अंतर पैदा करना चाहता है। आप ये कैसे जानते हैं? लॉन हाओचेन पूरी तरह से भ्रमित था। वह एकमात्र व्यक्ति था जिसने अपने गुरु का पत्र पढ़ा था। उनके अलावा कोई और इस विषय को नहीं जान सकता था। आपने मुझसे पूछा कि मुझे ये कैसे पता चला। बेशक ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे आपके गुरु से एक पत्र मिला था। उन्होंने पत्र में मुझे सब कुछ बताया और मुझे आपकी अच्छी देखभाल करने के लिए कहा। दुर्भाग्य से आप हमेशा मुझे मारना चाहते थे। यह असंभव है। लॉन हाओचेन की आंखें गुस्से से खुली हुई थीं। वह लिन युआन की बकवास पर कभी विश्वास नहीं करेगा। वह बचपन से ही अपने गुरु के साथ अभ्यास कर रहा था। गहरे पहाड़ों और पुराने जंगलों में उसका मालिक कभी पहाड़ से नीचे नहीं आया था, इसलिए लिन युआन ने जो कुछ भी कहा वह बकवास था। कुछ भी ये संभव नहीं है। लॉन हाओचेन, क्या तुम सचमुच अपने गुरु को समझते हो? नहीं समझते। लिन युआन जल्दी में नहीं थे। उसने लॉन हाओचेन की ओर देखा और थोड़ा मुस्कुराया। भले ही लॉन हाओचेन ने अपने दिल में इस मामले को नकारने की पूरी कोशिश की, फिर भी संदेह के बीज अंकुरित हो गए। लिन युआन को उम्मीद नहीं थी कि उसके कुछ शब्द ही लॉन हाओचेन को उसके मालिक पर संदेह करने पर मजबूर कर देंगे। यह एक दीर्घकालिक परियोजना थी और इसमें जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं थी। लॉन हाओचेन चुप था। क्या वह सचमुच अपने स्वामी को समझता था? जब से उसे याद आया, वह अपने मालिक के साथ प्रशिक्षण ले रहा था, अपने मालिक के आदेशों का पालन कर रहा था और सीमा पर लड़ रहा था। लेकिन मास्टर का अतीत क्या था? मास्टर अचानक अलविदा कहे बिना क्यों चले गए? उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि वह अपने गुरु को नहीं समझता। लॉन हाओचेन आगे लड़ने के मूड में नहीं था। उसने लिन युआन की ओर देखा, ठंडी घूम भरी और सीधे बार से बाहर चला गया। भाई लॉन, क्या आप अब और नहीं लड़ेंगे? लिन युआन उसके पीछे चिल्लाया, लेकिन लॉन हाओचेन ने अनसुना कर दिया और जल्दी से बार छोड़कर गायब हो गया। हे 45/717 46 अध्याय 46, कोई रूप नहीं, सब कुछ। लॉन हाओचेन चला गया और लिन युआन ने उसका पीछा नहीं किया। मौजूदा परिस्थितियों में लॉन हाओचेन के लिए उसे मारना आसान नहीं है और इसी तरह लॉन हाओचेन को मारना भी उसके लिए आसान नहीं है। वह सीधे बार की दूसरी मंजिल पर निजी कमरे में गया और फैटिचू को बंधे होने से बचाया। धिक्कार है, कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपहरण करने की? चू हाओजी ने अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर ली। पहला काम जो उसने किया वह बेहोश चेन जिंगजू के पास दौड़ा और चेन जिंगजू के सिर पर 2 बार जोर से प्रहार किया। फिर उसने मुस्कुराते हुए लिन युआन की ओर देखा। लिन युआन, तुम लड़ने में इतने अच्छे कब हो गए? मैंने तुम्हें और उस लड़के लॉन हाओचेन को जमकर लड़ते हुए देखा। इस बार को देखो जो तुम दोनों ने बनाया है। चू हाओजी ने अराजक बार को देखा। लॉन हाओचेन और लिन युआन के बीच लड़ाई के कारण पूरे बार में मेज और कुर्सियां उलट गईं और सभी प्रकार के पे जमीन पर बिखर गए। क्या तुम ठीक हो? लिन युआन ने चू हाओजी की ओर देखा और पूछा। मैं मोटी चमड़ी वाला हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। मुझे बहुत देर तक बांध कर रखा गया है, इसलिए मेरी टांगें और पैर थोड़े अकड़ गए हैं। लिन युआन ने कुछ नहीं कहा, बस चू हाओजी के गाल को देखा जो चमकीले लाल थप्पड़ के निशान से सूज गया था और उसकी नाक से खून सूख गया था। क्या लॉन हाओचेन ने उसे मारा? हाँ, उस बीवाईडी की पकड़ सचमुच बहुत मजबूत थी। मेरा चेहरा अभी भी जल रहा है। लॉन हाओचेन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर आप उसे अगली बार देखें तो जितना हो सके उससे दूर रहें। मैं देख सकता हूँ कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। लिन युआन, तुम लड़ने में इतने अच्छे कब हो गए? मुझे सिखाओ और अगली बार मैं लॉन नाम के उस बच्चे को खुद हराऊंगा। अल्पविराम। खैर, ये सब व्यर्थ है। हृदयहीन चू हाओजी को देखकर लिन युआन को राहत महसूस हुई। यह मोटा आदमी चू वास्तव में उदार था। ऐसी स्थिति में भी वह हंस सकता था। अब ऐसी जगहों पर मत आना। नहीं, मुझे बस यही मजा है। ठीक है, बस दिखावा करो कि मैंने कुछ नहीं कहा। लिन युआन ने अपने होंठ मोड़े। उसे ऐसा क्यों करना चाहिए? जैसा कि कहा जाता है, एक कुत्ता हमेशा गंदगी खाएगा और फैटिचू कभी भी मनोरंजन स्थलों पर जाना बंद नहीं करेगा। बार मालिक बार में आया और फर्श पर गंदगी देखी। उसका हृदय दुख से भर गया और वह रो रहा था। ये सब पैसा था। यदि उसने सुधार के लिए बार बंद कर दिया तब भी उसे पैसे की हानि होगी। उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ लिन युआन की ओर देखा। भले ही उसके दिल में शिकायतें थी, फिर भी उसे इन सज्जन पर गुस्सा करने की हिम्मत नहीं हुई। श्रीमान लिन, ठीक है, अपने आप को मुस्कुराने के लिए मजबूर करना बंद करो। मुझे पता है कि तुम्हारा दिल टूट गया है। मैं नुकसान की गणना करूंगा और लागत को कवर करूंगा। मैं बंद और पुनर्गठन के दौरान खोई हुई मजदूरी की भरपाई भी करूंगा। लिन युआन ने बार मालिक की ओर देखा। उसकी मुस्कान रोने से भी अधिक बदसूरत थी। ये सुनकर बार मालिक की मुस्कान तुरंत कठोर से उज्ज्वल में बदल गई। मिस्टर लिन, ध्यान रखें, यदि आप इसे दोबारा तोड़ना चाहते हैं तो दोबारा आने के लिए आपका स्वागत है। लिन युआन इतना परेशान था, उसने सोचा केवल एक भूत ही आपके बार को तोड़ना चाहेगा। लिन युआन ने और फैटिचू ने बार से बाहर निकलते हुए कहा, क्या तुम अकेले वापस जाना चाहोगे या मैं तुम्हें वापस ले चलूं? मैं खुद वापस जा सकता हूँ। आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यहाँ नहीं आए होते तो शायद मैं खत्म हो गया होता। भाई, धन्यवाद कहना अजीब होगा। ठीक है, मैं तुम्हें किसी और दिन डिनर पर खिलाऊंगा। चू हाओजी को केवल चेहरे पर थप्पड़ मारा गया था और उसके शरीर के किसी अन्य हिस्से को चोट नहीं पहुंची थी, इसलिए वह बिना किसी समस्या के वापस गाड़ी चला सकता था। वे दोनों घर चले गए। घर पहुंचने के बाद लिन युआन चुपचाप अपने कमरे में लौट आया, बहुत हल्के ढंग से चलते हुए, ज़ियाओबाओ के जागने के डर से जो गहरी नींद में सो रहा था। ये देखकर कि ज़ियाओबाओ गहरी नींद में सो रहा था, वह अपनी मेज पर लौट आया। लॉन हाओचेन के साथ लड़ाई के दौरान उसने गलती से एनिहिलेशन पाम सीख लिया, जिससे लिन युआन बहुत उत्सुक हो गया। उस समय मैंने कुछ भी अतिरिक्त नहीं किया। मैंने बस अपने शरीर में वुक्सियांग गोंग वुक्सियांग गोंग वुक्सियांग गोंग प्रसारित किया। लिन युआन ने अचानक अपनी आंखें खोली और वह समझ गया कि क्या हो रहा था। वुक्सियांग गोंग की शुरुआत में 5 बड़े चमकीले लाल अक्षर लिखे गए हैं। वुक्सियांग ब्रह्मांड है। मूल पुस्तक में वर्णन के अनुसार लिन युआन का मानना था कि वुक्सियांग गोंग एक प्रकार का जादुई कौशल था जो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अन्य लोगों की वास्तविक ऊर्जा और रक्त को अवशोषित कर सकता था। लेकिन यह उससे कहीं अधिक है। प्राचीन मार्शल कलाकारों द्वारा उपयोग की जाने वाली चालें और तकनीकें सच्ची की हुई से ली गई हैं और मूलतः सच्ची की हुई हैं। इसका पता लगाने के बाद लिन युआन को अचानक रहस्य समझ में आ गया।
तो यह ऐसा ही है, वुक्सियांग ही सब कुछ है। वुक्सियांग गोंग के पास स्वयं कोई विशेष चाल नहीं है, लेकिन यह वास्तविक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है, अन्य लोगों की चालों को अवशोषित कर सकता है, उन्हें अपनी चालों में बदल सकता है और फिर प्रतिद्वंद्वी पर हमला कर सकता है। कितनी अद्भुत कहावत है, कोई भी रूप सब कुछ नहीं है। ये किसी प्रकार का जादुई कौशल नहीं है, ये बस दैवीय शक्ति है। लिन्युआन बहुत खुश था। लिन्युआन की ओर से वह इतना खुश था कि वह खुद की मदद नहीं कर सका, क्योंकि उसने वुक्सियांग गोंग के रहस्य की खोज की थी। दूसरी ओर लॉन हाओचेन। बार से बाहर आने के बाद लॉन हाओचेन तुरंत वो परिवार में नहीं लौटा। वह एकांत स्थान पर आया और चुपचाप सोचने लगा। लिन्युआन ने जो कहा उससे वह हिल गया। हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन यह एक निर्विवाद तथ्य था। लिन्युआन, इस आदमी के पास क्या रहस्य है? लॉन हाओचेन ने मन में सोचा कि उसने पाया है कि वह अब लिन्युआन के आर पार नहीं देख सकता है। उसने सोचा कि लिन्युआन सिर्फ एक चींटी थी जिसे आसानी से कुचलकर मार दिया जा सकता था, लेकिन अचानक उसके पास उसके खिलाफ लड़ने की शक्ति आ गई और वह अपने मालिक की एनिहिलेशन पाम का भी इस्तेमाल कर सकता था। इसमें कुछ अजीब बात है। लॉन हाओचेन ने अपना सेल फोन निकाला और कॉल किया। मिस्टर लॉन, आपने काफी समय से मुझसे संपर्क नहीं किया है। फोन की दूसरी ओर से एक धीमी और मनमोहक आवाज आई। सुमरी, अभी नॉर्थ सिटी आए। लॉन हाओचेन ने सीधे कहा, यंग मास्टर लॉन्ग चाहते हैं कि मैं नॉर्थ सिटी जाऊं, लेकिन मैं अभी भी आपके मास्टर के ठिकाने की जांच कर रहा हूं। क्या आप इसे अभी रोकना चाहते हैं? ठीक है, नॉर्थ सिटी और किसी की जांच करने में मेरी मदद करो। ये सुनकर सुमेई को थोड़ा आश्चर्य हुआ। वह जानती थी कि लॉन हाओचेन बेचैन गई थी, क्योंकि वह वही थी जिसने लॉन हाओचेन को बेचैन के बारे में खुफिया जानकारी की जांच करने में मदद की थी। उसने जो खुफिया जानकारी जुटाई थी उसके अनुसार पूरे उत्तरी शहर में कोई भी नहीं था जो लॉन हाओचेन को धमकी दे सके। लेकिन अब लॉन हाओचेन ने उसे किसी की जांच के लिए नॉर्थ सिटी जाने के लिए कहा। क्या कुछ अप्रत्याशित घटित हो सकता था? यंग मास्टर लॉन, क्या नॉर्थ सिटी में कोई दुर्घटना हुई है? सुमेई ने पूछा। इसे कुछ शब्दों में समझाना कठिन है, पहले आओ और मेरे साथ जुड़ो। मैं समझता हूँ, मैं तुरंत निकलूंगा और कल पहुंचूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। फोन रखने के बाद लॉन हाओचेन ने बेहद ठंडे भाव से दूर की ओर देखा। लिन्युआन, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कौन से रहस्य छिपा रहे हो। अगली सुबह लिन्युआन को ज़ियाओबाओ ने जगाया। उसने अचंभे में अपनी आंखें खोली और देखा कि ज़ियाओबाओ उसकी छाती पर लेटा हुआ था, बड़ी बड़ी पानी भरी आंखों से उसे देख रहा था। पिताजी, उठो। ठीक है, उठो। लिन्युआन ने जम्हाई ली। फैटी चुकी घटना के कारण वह कल रात बहुत देर से बिस्तर पर गया और अभी भी उसे थोड़ी नींद महसूस हो रही थी। लेकिन फिर भी मैंने खुद को उठने और ज़ियाओबाओ को धोने के लिए ले जाने के लिए मजबूर किया। अपना चेहरा धोने के बाद लिन्युआन को अधिक ऊर्जावान महसूस हुआ। वह यार्ड में आया और अपने शरीर में वुक्सियांग गोंग का अभ्यास करने लगा। लॉन हाओचेन के साथ लड़ाई ने उसे अपनी कमियों का एहसास कराया और उसे प्रशिक्षण के लिए समय का लाभ उठाना चाहिए और मजबूत बनने का प्रयास करना चाहिए। हे 46/717 47 मेरे कार्यालय में आओ। सुबह व्यायाम के बाद लिन्युआन को गुकिंगे का फोन आया। कॉलर आईडी पर नजर डालने के बाद लिन्युआन भौचक्का रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गुकिंगी ने उसे कॉल करने की पहल क्यों की। वह सहज रूप से गुकिंगी के साथ ज्यादा उलझना नहीं चाहता था, क्योंकि यह परेशानी भरा होता। बॉस गु, क्या आपको मुझसे कुछ बात करनी है? लिन्युआन ने फोन का जवाब दिया और सीधे पूछा। मुझे लगा कि गुकिंगी ने मुझे ब्लॉक कर दिया होगा, क्योंकि पिछले 3 सालों में जब भी मैंने उसे फोन किया उसका फोन बंद था। एक मिनट रुकिए, क्या आपके पास मेरे कार्यालय आने का समय है? मुझे आपसे कुछ चर्चा करनी है। फोन की दूसरी ओर गुकिंगी ने बात की। उसकी आवाज अब अलग थलग नहीं थी, बल्कि असाधारण रूप से कोमल थी, जिससे लिन्युआन कांपने लगा। कुछ गड़बड़ है, ये गुकिंगी नहीं है। आप कौन हैं? लिन्युआन ने सीधे पूछा। क्या मैं कौन हूँ? मैं गुकिंगी हूँ। क्या तुम मेरी आवाज भी नहीं पहचान सकते? आप नहीं है मिस्टर गु की आवाज इतनी कोमल कैसे हो सकती है? लिन्युआन, ज्यादा दूर मत जाओ। तुम आ रहे हो या नहीं? गुकिंगी, जो डेस्क पर बैठा था, वहीं से कोड़ने लगा और उसे थोड़ा गुस्सा आया। उसका क्या मतलब था कि उसकी आवाज इतनी कोमल नहीं हो सकती? यह आदमी बहुत घृणित था। क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसके बारे में आप फोन पर बात नहीं कर सकते? नहीं, मुझे बात घुमा फिरा कर करनी पड़ेगी। अगर तुम नहीं होगे तो मैं शाम को तुम्हें ढूंढने तुम्हारे घर जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, क्या मैं बाद में नहीं जा सकता? लिन्युआन वास्तव में डरा हुआ था। रात को आना, उसके माता पिता भी घर पर होंगे। कौन जानता है कि तब वे क्या मुसीबत खड़ी कर दें। बेहतर होगा कि इस परेशानी को दूर ही रखा जाए। कॉल तुरंत कर गई। लिन्युआन ने चुपचाप अपना फोन हटा दिया और ज़ियाओबाओ की ओर देखा, जो सोफे पर खेल रहा था। उसके हाथ में रूबिक क्यूब था। इसे मोड़ना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उसे बहुत मजा आया और उसने जल्दी ही सभी 6 किनारों को ठीक कर लिया। ज़ियाओबाओ वास्तव में स्मार्ट है। वह अपनी माँ की देखभाल करती है। क्या अब उसे किंडरगार्टन जाने देने का समय नहीं आ गया है? लिन्युआन अपने दिल में सोच रहा था और उसके दिमाग में एक स्पष्ट आकृति उभरी। ज़ियाओबाओ, पिताजी को किसी काम से बाहर जाना है, क्या आप मेरे साथ आना चाहेंगे? लिन्युआन ने ज़ियाओबाओ को उपदेश दिया। ज़ियाओबाओ को घर पर अकेला छोड़ने और नौकरों को उसकी देखभाल करने देने में निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है। आखिरकार ज़ियाओबाओ बचपन से इसी तरह रह रहा है। लेकिन वर्तमान लिन्युआन पहले जैसा लिन्युआन नहीं है। वह जितना संभव हो सके अपनी पिछली गलतियों को सुधारना चाहता है, जिसमें ज़ियाओबाओ के लिए पिता के प्यार की कमी भी शामिल है। पता है, ज़ियाओबाओ बहुत खुश था। उसने अपने हाथ में मौजूद रूबिक क्यूब को फेंक दिया और खुद को उत्साह से लिन्युआन की बाहों में फेंक दिया। ठीक है, चलो चला जाओ। यांगगैंग ड्राइविंग का प्रभारी था, जबकि लिन्युआन ज़ियाओबाओ को पकड़कर कार की पिछली सीट पर बैठा था। उसने छोटे, मुलायम और सुगंधित शरीर को महसूस करते हुए ज़ियाओबाओ को अपनी गोद में रखा और लिन्युआन खुशी से मुस्कुराया। संसार में सभी पुरुष एक जैसे हैं, वे अंततः बेटीदास बन जाएंगे। मास्टर, हम कहाँ जा रहे हैं? तेंगयुआन बिल्डिंग पर जाएं। लिन्युआन का आदेश प्राप्त करने के बाद यांगगैंग ने तुरंत कार स्टॉप की और तेंगयुआन बिल्डिंग की ओर चल दी। कार तेजी से तेंगयुआन बिल्डिंग पहुंची। लिन्युआन ज़ियाओबाओ को अंदर ले गए, जबकि यांगगैंग कार में इंतजार कर रहे थे। तेंगयुआन बिल्डिंग में प्रवेश करते ही लिन्युआन कंपनी के कर्मचारियों के ध्यान का केंद्र बन गए और सभी की निगाहें उन्हीं की ओर थीं। लिन्युआन तेंगयुआन समूह में प्रवेश करने के बाद सीधे गुकिंगे के कार्यालय की ओर चले, लेकिन लिफ्ट तक पहुंचने से पहले सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत उनका रास्ता रोक दिया। मिस्टर गुन ने कहा कि आप तेंगयुआन ग्रुप में शामिल नहीं हो सकते, इसलिए कृपया हमारे लिए चीजें मुश्किल न बनाएं। सुरक्षाकर्मी भी असहाय थे। एक तरफ उसका बॉस है और दूसरी तरफ नॉर्थ सिटी का बुरा लड़का है। वह किसी भी पक्ष को अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकता। यदि वे गुकिंगे को नाराज करते हैं तो वे अपनी वर्तमान नौकरियां खो सकते हैं। यदि उन्होंने लिन्युआन को नाराज किया तो उन्हें एक बोरे में बंद किया जा सकता था और रात में पीटा जा सकता था। यह कोई मजाक नहीं है। पिछले 3 वर्षों में तेंगयुआन समूह के सुरक्षाकर्मियों को बैच के बाद बैच में बदल दिया गया है। आप पूछते हैं कि वे इतनी बार क्यों बदलते हैं? बेशक ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने लिन्युआन को गुकिंगी को खोजने के लिए तेंगयुआन में प्रवेश करने से रोका था और उस पर जवाबी कार्रवाई की गई थी। लिन्युआन ने सुरक्षा गार्ड की ओर देखा, जो परेशान लग रहा था। उसने अपना सेल फोन निकाला और गुकिंगे को फोन किया। मिस्टर गु, आपके सुरक्षाकर्मियों ने कहा कि आप मुझे तेंगयुआन ग्रुप में प्रवेश नहीं करने देंगे। क्या मैं अब घर जा सकता हूँ? मेरे लिए रुको, गुकिंगे ने तुरंत कहा। उसने वास्तव में सुरक्षा विभाग से लिन्युआन को तेंगयुआन समूह में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा था, क्योंकि यह व्यक्ति उसके कार्यालय में आता था और किसी भी समय उसे परेशान करता था। उसका पेट भर चुका था, इसलिए उसने ये नियम बनाया। थोड़ी देर के बाद गुकिंगी नीचे आए और लिन्युआन और सुरक्षाकर्मियों से मिली जो लिन्युआन को रोक रहे थे।
ठीक है, तुम सब नीचे जाओ, आपको लिन युआन को भविष्य में आने से रोकने की जरूरत नहीं है। ठीक है मिस्टर गु, आखिरकार सुरक्षाकर्मियों ने राहत की सांस ली। जब बड़े लोग क्रोधित होते हैं तो छोटे लोगों को कष्ट होता है। अब उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बड़ी बहन, जब ज़ियाओबाओ ने गुकुंगी को देखा तो वह सीधे चिल्लाया। उसे अब भी वह खूबसूरत बहन गुकुंगी याद है जिसने उसके लिए कई खिलौने, कपड़े और स्वादिष्ट भोजन खरीदा था। तुम मुझे बहन कहते हो? गुकुंगी ने ज़ियाओबाओ की ओर देखा। पिछली बार जब वे खरीदारी करने गए थे तो उसने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी और उसे लगा कि खुद को ज़ियाओबाओ की बहन कहना ठीक है। लेकिन अब जब उसने लिन युआन को ज़ियाओबाओ को पकड़े हुए देखा तो उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत था। ज़ियाओबाओ लिन युआन की बेटी है और ज़ियाओबाओ उसे बहन कहती है। तो मैं कौन हूँ? क्या मैं लिन युआन की बेटी हूँ? क्या इसका मतलब यह है कि लिन युआन उसके पिता हैं? हाँ सुंदर बहन, ज़ियाओबाओ ने बचकानी आवाज में कहा। अल्पविराम। एक पल के लिए गुकुंगी असमंजस में थी। अगर उसे एक बहन कहना उचित नहीं है तो मैं उसे क्या कहूँ? आंटी, वह केवल 20 वर्ष की है, अभी भी बहुत छोटी है। इसे भूल जाओ, इसे परेशान क्यों होना? गुकुंगी मुस्कुराया। वह सचमुच मूर्ख थी। उसने वास्तव में इस तरह की चीज पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया। उसने लिन युआन की बाहों से ज़ियाओबाओ को ले लिया और ज़ियाओबाओ ने विरोध नहीं किया। चलो मेरे ऑफिस चलकर बात करते हैं। रुको। लिन युआन गुकुंगी के पीछे पीछे लिफ्ट में गए और शीर्ष मंजिल पर राष्ट्रपति के कार्यालय की ओर चल दिए। हालांकि ऐसा सौहार्दपूर्ण दृश्य समूह के कर्मचारियों की नजर में बहुत अलग लग रहा था और उनकी गपशप की भावनाएं पहले से ही जलने लगी थी। क्या चल रहा है? मिस्टर गु वास्तव में लिन युआन को कार्यालय में लाए थे और उन्होंने लिन युआन की बेटी को भी गले लगाया था। अरे ऐसी अफवाहें हैं कि मिस्टर गु ने लिन युआन का कबूलनामा स्वीकार कर लिया है। मैंने सोचा था कि यह नकली था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह सच है। लेस देन 5274 ग्रेटर दैन। यह मामला तेजी से पूरे तेंजुआन समूह में फैल गया। चेन जिंगयू कर्मचारियों की कार्यस्थिति का निरीक्षण कर रहे थे। जब उसने खबर सुनी तो वह तुरंत भौंचक कर रह गया और क्रोधित भाव दिखाया। आप सब क्या बातें कर रहे हैं? क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया है? सभी कर्मचारी चुप हो गए और आज्ञाकारी ढंग से काम पर चले गए। ये बात किसी को नहीं पता थी कि उन्होंने चेन जिंगयू को अपने दिल में बेवकूफ होने के लिए कैसे श्राप दिया था। लिन युआन वास्तव में गुकिंगी को ढूंढने के लिए अपनी बेटी को लाया था। गुकिंगी क्या कुतिया है जिसने अपने जैसे उत्कृष्ट व्यक्ति को बिना प्यार के छोड़ दिया और वास्तव में किसी और की सौतेली मां बनना चाहती थी? कुतिया। वह अंदर से बेहद असंतुलित था। हे 47/717 है 48 अध्याय 48 आपको निकाल दिया गया है। मिस्टर गु और मिस्टर लिन। सचिव ने एक छोटी लड़की को गोद में लिए हुए गुकिंगी को देखा और फिर लिन युआन को उसके पीछे आते देखा। एक क्षण के लिए सचिव असमंजस में पड़ गया। क्या चल रहा था? किसी को भी कार्यालय में मत आने दो, समझे? ठीक है मिस्टर गु। सचिव ने गुकिंगी को लिन युआन को कार्यालय में ले जाते हुए देखा। हे भगवान, क्या मिस्टर गु और मिस्टर लिन वास्तव में प्रेमी और प्रेमिका हैं? ये याद करते हुए कि गुकिंगी ने उसे एक फूलदान ढूंढने और लिन युआन द्वारा भेजे गए लाल गुलाबों को उसमें रखने के लिए कहा था, सचिव को लगा कि ये दुनिया वास्तव में बहुत स्वप्निल है। लिन युआन की हरकतें बेचैन में हर किसी को पता है, अन्यथा उसे नॉर्थ सिटी एविलियन मास्टर क्यों कहा जाता? और हमारे अपने राष्ट्रपति गु युवा सुंदर और उत्कृष्ट हैं। राष्ट्रपति गु स्पष्ट रूप से एक बेहतर साथी के हकदार हैं, तो वह श्रीलिन की स्वीकारोक्ति पर सहमत क्यों हुई? क्या ये सिर्फ गाय के गोबर में फंसा हुआ फूल नहीं है? युवा सचिव क्रोधित थी, लेकिन वह केवल अपने दिल में ही क्रोधित हो सकती थी। उसकी एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार वह हिंदू लोगों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। कार्यालय में गुकिंगी ने ज़ियाओबाओ को अपनी बाहों में पकड़ लिया और डेस्क पर बैठ गई, जबकि लिन युआन उसके सामने बैठी थी। ज़ियाओबाओ ने उत्सुकता से पलकें झपकाते हुए डेस्क पर रखे कंप्यूटर और दस्तावेजों को देखा। उसने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया और मेज पर रखे पेन को पकड़ना चाहा, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए मेरी भुजाएं बहुत छोटी हैं। ये देखकर गुकिंगी ने ज़ियाओबाओ को पेन सौंप दिया। ये बच्चा वास्तव में होशियार है, वह भविष्य में निश्चित रूप से प्रतिभाशाली होगा। गुकिंगी ने उदारतापूर्वक प्रशंसा की। हाँ मुझे लगता है। लिन युआन ने भी प्रतिध्वनि की। उन्हें इस बात पर बहुत गर्व था कि उनकी बेटी की तारीफ हुई। बॉस गु, हमें बिजनेस के बारे में बात करनी चाहिए। आपने मुझे यहाँ आने के लिए क्यों कहा? लिन युआन ने गुकिंगी को देखा और पाया कि वह अभी भी ज़ियाओबाओ के साथ बातचीत कर रही थी, इसलिए उसने सीधे उल्लेख किया कि वह इस जगह पर बहुत असहज महसूस कर रहा था और उसके लिए जितनी जल्दी हो सके वहाँ से चले जाना बेहतर होगा। ओह हाँ, ऐसा लगता है कि गुकिंगी को याद आया कि कुछ महत्वपूर्ण बात थी जो उसने अभी तक नहीं कही थी। क्योंकि ज़ियाओबाओ बहुत प्यारी थी, उसकी मात्र प्रवृत्ति उमड़ रही थी और वह एक पल के लिए इसके बारे में भूल गई। आपको पता होना चाहिए कि हमारे तेंजुआन समूह में चेन जिबाओ नाम का एक शेयरधारक है जो मेरे दादाजी का दोस्त है, ठीक है? गुकिंगी ने पूछा। ठीक है, लिन युआन ने सिर हिलाया। यह कोई रहस्य नहीं है। नॉर्थ सिटी के 4 प्रमुख परिवार एक दूसरे को उनकी पारिवारिक संरचनाओं और कंपनी की स्थितियों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। मैं चेन जिबाओ को तेंजुआन ग्रुप से बाहर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझ पर एक एहसान करें। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? यह आपकी कंपनी का आंतरिक मामला है ना? लिन युआन ने भौहें चढ़ा दी। उसे निश्चित नहीं था कि गुकिंगी क्या योजना बना रही थी। ये सबूत है कि चेन जिबाओ ने तेंजुआन समूह के कुछ गोपनीय दस्तावेज आपकी कंपनी को बेचे थे। मुझे ये सबूत सौंपने के लिए आपके लिए एक उपयुक्त अवसर की आवश्यकता है। लिन युआन ने उस दस्तावेज को देखा जो गुकिंगी ने सौंपा था। हालांकि उन्होंने पारिवारिक व्यवसाय नहीं संभाला था, फिर भी वे इन चीज़ों को समझ सकते थे। इसे पढ़ने के बाद उनके मन में एक सवाल आया। मिस्टर गु, आपके पास पहले से ही सबूत हैं, तो आपने इसे मुझे क्यों दिया और फिर मुझसे इसे आपको देने के लिए क्यों कहा? परेशान क्यों हैं? क्या आप सबूतों के साथ चेन जिबाओ को नहीं ढूंढ सकते और उसे बाहर नहीं निकाल सकते? लिन युआन समझ नहीं पा रहा था कि वह आदमी इतना लंबा चक्कर लगाकर क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा था। क्या इसका कोई और उद्देश्य था? क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता है, गुकिंगी ने कहा। उसे अपने दादाजी के लिए यह नाटक करने के लिए लिन युआन की आवश्यकता थी। सबूत ये था कि उसने सिस्टम का पहला कार्य पूरा करने के बाद इसे प्राप्त किया था और दूसरे कार्य में उसने चेन जिबाओ के सभी शेयर प्राप्त कर लिए थे। अब चेन जिबाओ पहले ही खेल से बाहर हो चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक इसका पता नहीं है। सिस्टम द्वारा दी गई सभी चीजें हवा से निकली हुई थी, इसलिए गुकिंगी को चिंता थी कि कुछ दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इस मामले में वह हवा से सामने आने वाली इन चीजों को पूरा करेगी और हर चीज को उचित बनाएगी। बस इतना बताओ कि तुम सहमत हो या नहीं? गुकिंगी ने लिन युआन की ओर देखा और हल्के से पूछा। यदि आप सहमत नहीं हैं तो मैं अपने चाचा चाची से मिलने भी जा सकता हूँ। अब हम प्रेमी प्रेमिका हैं, मुझे लगता है कि उन्हें मेरा स्वागत करना चाहिए। अच्छा, लिन युआन ने गुकिंगी की ओर देखा। इस आदमी ने वास्तव में उसे धमकी देने का साहस किया। मैं सहमत हूँ, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। क्या ये ठीक है? ठीक है, बिल्कुल। गुकिंगी ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। ये दस्तावेज ले लो और मेरी खबर की प्रतीक्षा करो। कोई बात नहीं, क्या मैं अब जा सकता हूँ? लिन युआन ने सिर हिलाया और दस्तावेज दूर रख दिया। ठीक है, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। लिन युआन ने ज़ियाओबाओ को गुकिंगी की बाहों से लिया और कार्यालय का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, बाहर झगड़े की आवाज आई। रास्ते से हट जाओ, मैं मिस्टर गु को देखना चाहता हूँ। नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। मिस्टर गु ने आदेश दिया है कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता। गुकिंगी ने भौहें चढ़ा दी। उसने चेन जिंगयू और उसके सचिव के बीच झगड़े की आवाज पहचान ली। क्या उपद्रव है? गुकिंगी ने उन दोनों की ओर देखा और पूछा।
क्विंगी, मैंने सुना है कि लिन युआन यहाँ था, इसलिए मैं स्थिति की जांच करने आया था। तुम्हें पता है वह एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। चेन जिंगयू ने गु क्विंगी की ओर देखा और कहा। इन शब्दों ने गु क्विंगी को हंसाया। उसने चेन जिंगयू की ओर देखा और अचानक महसूस किया कि यह लड़का वास्तव में बेशर्म था, शहर की दीवार जितना मोटा। चेन जिंगयू, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा कहना हास्यास्पद है? क्या आपने कल रात मेरा अपहरण नहीं किया था? आपकी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई कि लिन युआन एक अच्छा इंसान नहीं है? क्या उसने किसी को आपका अपहरण करवा दिया था, मिस्टर गु? ये सुनते ही उनके बगल के सचिव चौंक गए और उन्होंने तुरंत बड़ी सतर्कता से चेन जिंगयू की ओर देखा। क्विंगी, ये सब गलतफहमी है, मैं समझा सकता हूँ। चेन जिंगयू बेशर्म था। उसने गु क्विंगी की ओर देखा और कहा। हाँ, वह वही था। उसने मुझे ऐसा करने का निर्देश दिया। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अपहरण करने के लिए किसी को ढूंढूं और फिर वह तुम्हारी रक्षा के लिए आगे आएगा। वह इस तरह से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था। अल्पविराम, अल्पविराम। लिन युआन और गु क्विंगी ने कुछ नहीं कहा। उनमें एक मौन समझ थी और उन्होंने चेन जिंगयू को ऐसे देखा जैसे वे किसी मूर्ख को देख रहे हों। दुनिया में इतने मूर्ख लोग कैसे हो सकते हैं? बगल में बैठे सचिव ने लिन युआन को फिर से सावधानी से देखा। वह सच और झूठ का फर्क नहीं बता पाए। क्या करे वह? अन्यथा पुलिस को बुलाओ। चेन जिंगयू, क्या आप विश्वास करते हैं कि आपने क्या कहा? गु क्विंगी ने व्यंग्य करते हुए कहा। मैं अभी तक आपसे हिसाब किताब करने नहीं आया हूँ, लेकिन आप अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं। उस मामले में चेन जिंगयू, मैं आपको यह सूचित करने के लिए यहाँ हूँ कि आपको निकाल दिया गया है। क्या आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे? चेन जिंगयू हैरान रह गया, लेकिन जल्द ही शांत हो गया। उसने गु क्विंगी की ओर देखा और कहा। मेरे दादाजी कंपनी के निदेशक हैं। क्या आप मुझे नौकरी से निकालने की हिम्मत करते हैं? मैं इसे दोबारा नहीं कहना चाहता। अपना सामान पैक करो और तुरंत निकल जाओ, नहीं तो मैं सुरक्षा को सूचित कर दूंगा और तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। जहां तक तुम्हारे दादाजी से तुम्हारी मदद करने की बात है, तो मुझे कोई परवाह नहीं है। गु क्विंगी ने बोलना समाप्त करने के बाद वह सीधे चेन जिंगयू के पास चली गई। लिन युआन ने चेन जिंगयू की ओर देखा, मुस्कुराया और कहा। चेन जिंगयू, ऐसा लगता है कि आपने कल रात अपनी पैंट गीली कर ली है। ये कैसा है? क्या आपकी पैंट सूख गई है? ठीक है बड़े भाई, आप इतने बूढ़े हैं और आप अभी भी अपनी पैंट गीली करते हैं। छोटा बाव अब अपनी पैंट भी गीला नहीं करता है। इसके बाद जियाओ बाव ने उसे खत्म करने के लिए कहा और यह बहुत दर्दनाक था। मेरी सलाह मानो और जोकर की तरह उछल कूद करना बंद करो। सावधान रहो, लॉन हाओचेन रात में तुम्हारी तलाश में आ सकता है। इन शब्दों को पीछे छोड़ते हुए लिन युआन ने जियाओ बाव को गले लगाया और तेंग युआन समूह से बाहर गु क्विंगी का पीछा किया। हे 48/717 है 49 अध्याय 49 दिनांक मुझे। तेंग युआन बिल्डिंग से बाहर निकले। गु क्विंगी ने लिन युआन की ओर देखा और अचानक पूछा। आपने अभी कहा कि चेन जिंगयू ने कल रात अपनी पैंट गीली कर ली। क्या हो रहा है? एक इंसान के तौर पर आप जिज्ञासा से बच नहीं सकते। पिछली रात युवा बार में लॉन हाओचेन ने चू हाओजी का अपहरण करने के लिए चेन जिंगयू का इस्तेमाल किया और फिर मुझे फंसाया। बाद में लॉन हाओचेन ने चेन जिंगयू पर हमला करने की योजना बनाई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, वह मौत से डर गया और बेहोश हो गया। लिन युआन ने कल रात जो हुआ उसके बारे में बात करना शुरू किया। जब भी वह इस बारे में सोचता तो वह हंसे बिना नहीं रह पाता। 20 साल का एक युवक वास्तव में इस हद तक डर गया था कि जब किसी ने उस पर हाथ उठाया तो वह पेशाब करने लगा और बेहोश हो गया। इस बहुत ही हास्यास्पद है। लिन युआन इस घटना को अखबार में छापना और नॉर्थ सिटी में हर किसी को भेजना चाहता था ताकि सभी को चेन जिंगयू की शर्मनाक घटना के बारे में पता चल सके। हालांकि लिन युआन की कहानी सुनने के बाद गु क्विंगी हंसे नहीं बल्कि भौहें चढ़ा ली। क्या आपने जो कुछ कहा वह सच है? गु क्विंगी ने पूछा। क्या मैं अब भी इस तरह की बात के बारे में आपसे झूठ बोल सकता हूँ? गु क्विंगी चुप हो गया। उसने पिछली रात के बारे में सोचा जब उसने लॉन हाओचेन के विचारों को सुनने के लिए दिमाग पढ़ने के कौशल कार्ड का उपयोग किया था। उस व्यक्ति ने उल्लेख किया कि वह लिन युआन से निपटने के लिए चेन जिंगयू के साथ सहयोग करना चाहता था। फिर क्या तुम ठीक हो? गु क्विंगी ने लिन युआन की ओर देखा और चिंता से पूछा। मुझे क्या हो सकता है? वह सिर्फ लॉन हाओचेन है, वह मेरा कुछ नहीं कर सकता। सचमुच मुझे पहले नहीं पता था कि यह कौन था, लेकिन जब उसने लॉन हाओचेन को देखा तो वह बिल्ली को देखने वाले चूहे की तरह था। कुछ हद तक संतुष्ट लिन युआन को देखते हुए गु क्विंगी ने अचानक कहा। अतीत अतीत है और वर्तमान वर्तमान है। यदि आप अतीत को वर्तमान मानते रहते हैं तो आप उस समय की तुलना क्यों नहीं करते जब आप पैदा हुए थे? लिन युआन ने तुरंत अपने क्लासिक उद्धरण उद्धृत किए और इसे तुरंत स्वीकार कर लिया गया। अल्पविराम। गु क्विंगी अवाक थी। यह आदमी कैसी बकवास कह रहा था? ठीक है, मुझे बाद में मेरी मदद करने के लिए आपको परेशान करना होगा। ये खत्म होने के बाद हम डेट पर जा सकते हैं। गु क्विंगी मुस्कुराया। लिन युआन को बिना कुछ लिए उसकी मदद करने देना उसे बुरा लगा, इसलिए उसे इनाम देना पड़ा। इसके बारे में सोचने के बाद क्या ये लड़का पहले हमेशा उसके साथ डेट नहीं करना चाहता था? खैर, इस बार उसे संतुष्ट कर लेते हैं। अप्रत्याशित रूप से गु क्विंगी को ये कहते हुए सुनने के बाद लिन युआन ने डरावनी दृष्टि दिखाई और फिर सीधे और सही ढंग से बात की। मैं आपकी मदद कर रहा हूँ क्योंकि हम दोस्त हैं, किसी अन्य कारण से नहीं। क्या आप ऐसा कहकर मुझे नीचा दिखा रहे हैं? तारीख के बारे में भूल जाए और दोबारा इसका जिक्र मत कीजिए। गु क्विंगी ने लिन युआन की तारीख का जिक्र सुनने के बाद उसके विभिन्न भावों के बारे में सोचा। आश्चर्य, खुशी, उत्साह, खिलखिलाहट। लेकिन मैंने इस तरह की प्रतिक्रिया की कभी उम्मीद नहीं की थी। उसका वास्तव में क्या मतलब था? क्या अब उसने सचमुच मेरा तिरस्कार किया? लिन युआन, आपका क्या मतलब है? मैंने कहा था कि मैं आपके साथ डेट पर जाना चाहता हूँ, क्या आप नहीं जाना चाहते? नहीं। लिन युआन एक पल के लिए अवाक रह गया। उसे इसका उत्तर कैसे देना चाहिए? बेशक मैं इच्छुक हूँ, लेकिन मौजूदा स्थिति में यह मानना उचित नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ आपके साथ डेट पर जाने में आपकी मदद कर रहा हूँ। यह उचित नहीं है। चलिए इसे दूसरी बार करते हैं मिस्टर गु। अगली बार मैं निश्चित रूप से ऐसा करूंगा। लिन युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। सिस्टम एक कार्य जारी करता है जिसमें लिन युआन को आपकी तारीख का निमंत्रण स्वीकार करने और सफलतापूर्वक तारीख पूरी करने के लिए कहा जाता है। मिशन पूरा करने के लिए पुरस्कार, एक माइंड रीडिंग स्किल कार्ड और एक ऑब्जेक्ट फोर्स बाइंडिंग स्किल कार्ड। गु क्विंगी के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी और उसकी आंखें हल्की सी चमक उठी। दिमाग पढ़ने का कौशल कार्ड। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस कौशल कार्ड का अनुभव किया है और इसका प्रभाव बहुत अच्छा कहा जा सकता है। जब तक आपके पास ये स्किल कार्ड है तब तक आपके अंदर के विचार उसके सामने प्रकट होते रहेंगे। यह सूचना एकत्र करने का एक अत्यंत उपयोगी साधन है। तेंग युआन समूह के अध्यक्ष के रूप में गु क्विंगी बुद्धिमत्ता के महत्व को बहुत अच्छी तरह से समझते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि दिमाग पढ़ने वाला कौशल कार्ड प्राप्त करना एक अच्छा सौदा है। अब लिन युआन को उसके साथ डेट पर जाने के लिए सहमत होना होगा, चाहे कुछ भी हो। लिन युआन, इस मामले का फैसला हो चुका है। मैं आपको अभी सूचित कर रहा हूँ, आपको मना करने का कोई अधिकार नहीं है। गु क्विंगी ने सीधे और सशक्त ढंग से कहा। अंकल और आंटी शायद नहीं जानते कि हम पहले से ही प्यार में हैं। मैं आज रात आपसे मिलने जा रहा हूँ। अच्छा रहेगा कि मैं अब आपके साथ वापस जाऊँ और रास्ते में कुछ उपहार खरीदूँ। अच्छा। लिन युआन तुरंत चिल्लाया। वह सचमुच इस महिला से डरता था। वह किसी भी वक्त दौड़कर उसके घर पहुंच जाती थी। वह कैसे मना कर सकता था? मैं समझ गया, ये सिर्फ एक तारीख है ना? मैं सहमत हूँ। लिन युआन ने बहुत अनिच्छा से बात की। तुम्हारा रवैया क्या है? क्या मेरे साथ डेटिंग करना तुम्हारे लिए इतना अनुचित है? लिन युआन का रवैया देखकर गु क्विंगी भी थोड़ा नाखुश थी। वो तुम ही थे जिसने मुझे 3 साल तक चटा और वो तुम ही थे जो मुझे डेट करने के लिए तरसते रहे। अब चूंकि मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसने इसे सबसे पहले उठाया था, तो क्या आप इससे खुश नहीं है?
कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, लिन युआन बोला। लिन युआन, बहुत दूर मत जाओ। गोकिंगी वास्तव में लिन युआन से नाराज थी। उसने गुस्से में लिन युआन को लात मारी, फिर घूम गई और इस आदमी को नजरअंदाज करते हुए कंपनी में वापस चली गई। वैसे भी तारीख पक्की हो चुकी है तो सिस्टम का काम आधा पूरा हो चुका है। जब मैं मुक्त होऊंगा तो मैं लिन युआन से संपर्क करूंगा और सीधे कार्य पूरा करूंगा। पिताजी, आपने मेरी बहन को नाराज कर दिया। जियाओबाओ ने लिन युआन की गर्दन को गले लगाया और लिन युआन की ओर देखते हुए अपनी बड़ी चमकदार आंखें झपकाते हुए कहा, हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए? लिन युआन ने जियाओबाओ की ओर देखा और पूछा। ठीक है पिताजी, मेरी बहन को गले लगा सकते हैं और उसके गाल पर एक चुम्बन दे सकते हैं। दादाजी हर बार ऐसा ही करते हैं जिससे वह दादी को गुस्सा दिलाते हैं और फिर वह गुस्सा करना बंद कर देती हैं। जियाओबाओ ने इसके बारे में सोचा और बहुत गंभीरता से सुझाव दिए। ओह, ये सब गड़बड़ है। लिन युआन अवाक था। उसके माता पिता सचमुच मूर्ख थे। क्या वे अकेले में फ्लर्ट नहीं कर सकते थे? उन्होंने शियाओबाओ के सामने ऐसा क्यों किया? वे शियाओबाओ को बुरी आदतें सिखा रहे थे। घर पहुंचने पर उसे और लिन से अच्छी बातचीत करनी होगी। लिन युआन ने अपने दिल में गुप्त रूप से सोचा। वह जल्दी से कार में बैठा और घर की ओर चला गया। गोपिंदी तिन युआन बिल्डिंग में लौटी और देखा कि चेन जिंगयू अभी भी अपने कार्यालय के दरवाजे पर खड़ी है। वह मदद नहीं कर सकी लेकिन वहीं चढ़ा ली। वह अब इस व्यक्ति को देखना नहीं चाहती थी। चेन जिंगयू, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि तुम्हें निकाल दिया गया था? तुम अभी क्यों नहीं चले जाते? तुम्हें मुझे नौकरी से निकालने का कोई अधिकार नहीं है। चेन जिंगयू ने सीधे कहा, क्या मजाक है? मैं कंपनी का अध्यक्ष हूँ। अगर मेरे पास योग्यताएं नहीं है तो आपके पास कैसे होंगी? सुरक्षा कर्मियों को सूचित करें और इस आदमी को बाहर निकालें। ठीक है मिस्टर गू, वैसे कृपया मुझे डेट शेड्यूल तैयार करने में मदद करें। ओह, सेक्रेटरी दंग रह गया। एक तिथि कार्यक्रम, क्या बकवास है। मिस्टर गू, क्या आपके और मिस्टर लिन के लिए ही तारीख निर्धारित है? और क्या, मेरे पास आज तक कोई और नहीं है, इसलिए विस्तार से तैयार रहो। ठीक है। ओह ठीक है मिस्टर गू, सचिव ने जवाब दिया। यह उल्टा है, दुनिया पूरी तरह से उल्टी है। मिस्टर गू वास्तव में लिन युआन को डेट करने जा रहे हैं। हे 49/717/50 अध्याय 50 कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। सुरक्षाकर्मी तुरंत पहुंचे। जब उन्होंने सुना कि काम चेन जिंगयू को बाहर निकालना है तो वे बंदरों की तरह उत्साहित हो गए। मैंने यहाँ रास्ते में मिले सभी लोगों को बताया। चेन जिंगयू को मिस्टर गू ने निकाल दिया था। अब हम उसे तिन युआन ग्रुप से बाहर निकालने जा रहे हैं। जिन कर्मचारियों ने ये सुना वे पहले तो दंग रह गए लेकिन फिर तुरंत उत्साहित हो गए। कुछ हंसे, कुछ ने जोर से जयकार की और कुछ इतने उत्साहित थे कि वे इसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। कुछ समय के लिए पूरी दुनिया जश्न मना रही थी। तिन युआन समूह की सबसे ऊपरी मंजिल पर राष्ट्रपति के कार्यालय के सामने सुरक्षाकर्मी पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने चेन जिंगयू को घेर लिया। सुरक्षा दल का नेता एक हट्टा-कट्टा युवक था जो लगभग 30 के आसपास का लग रहा था। उसने चेन जिंगयू की ओर देखा, खूब मुस्कुराया और खुलकर बोला, मिस्टर चेन। ओह नहीं, मिस्टर गू ने आपको पहले ही निकाल दिया है। हमें अब आपको मिस्टर चेन कहने की जरूरत नहीं है। हे चेन जिंगयू, क्या आप इतने बुद्धिमान होंगे कि आप खुद ही चले जाएं या आप चाहेंगे कि हम आपको बाहर निकाल दें? लोगों के इस समूह को देखकर जो सत्ता के लिए अपने वरिष्ठों पर भरोसा कर रहे थे, चेन जिंगयू को गुस्सा आया। मुझे अभी अच्छे से याद है कि वे किस तरह मुझ पर फिदा होते थे, लेकिन अब वे मेरे सिर पर हाथ फेरने की भी हिम्मत कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे पहले नाम से बुलाने की? क्या तुम्हें अब ये नौकरी नहीं चाहिए? चेन जिंगयू, क्या आपके सिर पर गधे ने लात मारी है? ये बताने की जरूरत नहीं है कि अब आपको मिस्टर गू ने निकाल दिया है। भले ही आपको नहीं निकाला गया हो, यह मिस्टर गू है जो हमारे लिए काम करते हैं। इसका आपसे क्या लेना देना है? सुरक्षा कप्तान ने ठिठुरते हुए कहा और सीधे आंख का संकेत दिया। तुरंत दो लोगों ने चेन जिंगयू को दोनों तरफ से पकड़ लिया और फिर उसे नीचे ले गए। वैसे चेन जिंगयू को राष्ट्रपति गू ने निकाल दिया है। वह अब हमारी कंपनी का कर्मचारी नहीं है। कृपया उसके कार्यालय से उसका सारा सामान हटा दें और उसे ले जाने दें। हम बाद में कार्यालय का उपयोग करेंगे। सचिव ने सुरक्षा कप्तान से कहा जो दूर जा रहा था। चिंता मत करो, हम इसे खूबसूरती से करेंगे। सुरक्षा कप्तान ने आश्वासन दिया। कमीने, तुम्हारी मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता है कि मेरे दादाजी कौन है? मेरे दादाजी तिन युआन ग्रुप के निदेशक हैं। मैं अपने दादाजी को बताने जा रहा हूं और मैं उनसे आप सभी को नौकरी से निकलवा दूंगा। चेन जिंगयू को दो सुरक्षा गार्डों ने पकड़ रखा था और वे किसी भी तरह से छूट नहीं सके। वह अधिक लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए चिल्लाता रहा। कंपनी के कर्मचारी जो कर रहे थे उसे रोक दिया और देखते रहे कि सुरक्षाकर्मी चेन जिंगयू को उसके कार्यालय में ले गए और फिर चेन जिंगयू को कुछ और बक्सों के साथ नीचे ले गए। तिन युआन ग्रुप से बाहर निकलते समय सुरक्षाकर्मी भी विनम्र नहीं थे। चेन जिंगयू को सीधे बाहर निकाल दिया गया। वह मजबूती से खड़ा न रहकर जोर से जमीन पर गिर पड़ा और कई बक्से उसके सामने फेंक दिए गए। चेन जिंगयू, अभी यहाँ से चले जाओ। तुम्हें आभारी होना चाहिए कि जब हर किसी ने तुम्हें इस तरह देखा तो वे तुम पर हंसे, बजाय सीधे तौर पर तुम पर हमला करने के। सुरक्षा कप्तान सीढ़ियों पर खड़ा था, नीचे चेन जिंगयू की ओर देख रहा था और बहुत स्पष्ट रूप से उपदेश दे रहा था। चेन जिंगयू दूसरी पीढ़ी का एक निकम्मा अमीर बच्चा है। तीसरी पीढ़ी का अमीर बच्चा है। अपने वर्तमान पद पर बैठने के लिए उन्होंने अपने दादा की स्थिति पर भरोसा किया, अन्यथा वह अपनी काबिलियत के दम पर कंपनी का इंटरव्यू भी पास नहीं कर पाता। कंपनी से जुड़ने के बाद उन्होंने ज्यादा मेहनत नहीं की। हर दिन वह एक बड़े मालिक की तरह टहलता था, अपने क्षेत्र में गश्त करता था और दूसरे लोगों के काम की निगरानी करता था। उन्होंने समय समय पर महिला सहकर्मियों को भी परेशान किया और यहाँ तक कि श्री गू के सचिव को भी नहीं बख्शा। सौभाग्य से सचिव गू किंगई को देख रहा था और शिकायत कर सकता था। स्थिति के बारे में जानने के बाद गू किंगी ने कड़ी आलोचना की और चेन जिंगयू को सबक सिखाया और सचिव को बख्श दिया गया। लेकिन अन्य महिला सहकर्मियों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। हर दिन चेन जिंगयू के अतक उत्पीड़न का सामना करते हुए कई कर्मचारी लंबे समय से इसे सहन करने में असमर्थ हैं और इस कारण से उन्होंने सीधे इस्तीफा देने का विकल्प चुना है। इसलिए एक तिन युआन समूह में हर कोई चेन जिंगयू को नापसंद करता था। सुरक्षा कप्तान सही थे, हर कोई उस पर हंसा और उसे आभारी होना चाहिए। ठीक है, चेन जिंगयू जमीन से उठे और कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने सुरक्षा गार्डों को अपने सामने एक पंक्ति में खड़े देखा जो एक अविनाशी दीवार की तरह थे तो वह पीछे हट गए। अंत में मैं केवल एक कठोर शब्द ही कह सका, बस मेरा इंतजार करो। चेन जिंगयू गुस्से में चला गया। उसे इस मामले के बारे में अपने दादाजी को बताना था और अपने दादाजी को उसके लिए न्याय मांगने के लिए आने देना था। चेन जिंगयू सीधे अपने घर पहुंचे और तुरंत अपने दादा चेन जिबाओ को पाया। चेन जिबाओ जोंगशान सूट पहने हुए तालाब के किनारे मछलियों को खाना खिला रहे थे। जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें ये चीजें पसंद आती हैं, जैसे मछलियों को खाना खिलाना, पक्षियों को घुमाना आदि। दादाजी, आपको मेरे लिए निर्णय लेना होगा। चेन जिंगयू उदास चेहरे के साथ चेन जिबाओ के पास आया, फिर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और जोर से रोने लगा। अपने पोते को इस तरह देखकर चेन जिबाओ भी वहीं चढ़ा बैठे। ये पोता वास्तव में बहुत शर्मनाक है, लेकिन उनके पास केवल यही एक पोता है। अफसोस। फिर से क्या हुआ था? चेन जिबाओ ने पूछा। ये गू किंगई थी, वह कुतिया। उसने मुझे कंपनी से निकाल दिया। गू किंगी, क्या वह सचमुच इतनी साहसी है? दादाजी, ये सच है। मुझे कंपनी की सुरक्षा ने बाहर निकाल दिया था। दादाजी, आपको मेरे लिए इसका ख्याल रखना होगा। वह गू किंगी अभी भी लिन युआन के साथ संबंध बना रही है। उसके फूहड़ रूप को देखो, वह लिन युआन की बेटी की सौतेली मां भी बनना चाहती है। चेन जिंगयू ने कहा। वह बहुत गुस्से में थे। मैं इतना उत्कृष्ट हूँ, गू किंगी मेरी ओर देखता भी क्यों नहीं? उस दुष्ट व्यक्ति लिन युआन के बारे में क्या अच्छा है?
ठीक है, मैं समझ गया। पहले खड़े हो जाओ और जहाँ हो वहीं घुटने टेक दो। स्थिति क्या है? चेन जिबाओ ने और भी अधिक सख्ती से बाहें सिकोड़ ली। उन्होंने अपने पोते को तेंजुआन समूह में एक वरिष्ठ कार्यकारी के रूप में रखा ताकि उनके पोते को गुकिंगी के साथ अधिक संपर्क मिल सके ताकि वह गुकिंगी को जीत सके। वो परिवार की केवल यही एक बेटी है। यदि वे गुकिंगी को पकड़ सकते हैं तो पूरा तेंजुआन समूह उनकी जेब में होगा। लेकिन अफसोस, मेरा पोता अच्छा नहीं कर रहा है। चेन जिबाओ का दिल टूट गया था। चेन जिबाओ ने अपना सेलफोन निकाला और सीधे गु वेजुन को फोन किया। अरे गु वेजुन, आपकी पोती वास्तव में सक्षम है। उसने वास्तव में जिंग्यू को कंपनी से निकाल दिया। मुझे इसके लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, चेन जिबाओ ने तुरंत दोषारोपण किया। इस मामले में कुछ गलतफहमी हो सकती है। क्या होगा अगर मैं किंगी को व्यक्तिगत रूप से आपको ये समझाने दूं और फिर मैं शाम को किंगी को आपसे मिलने लाऊंगा? शाम को? मैं इंतजार नहीं कर सकता। मुझे अब स्पष्टीकरण देना होगा। मैं तेंजुआन बिल्डिंग में आपका इंतजार करूंगा। यदि आप नहीं आते हैं तो अशिष्टता के लिए मुझे दोष न दें। चेन जिबाओ ने बोलना समाप्त करने के बाद फोन रख दिया। गुकिंगी, एक छोटी लड़की, वह संभवतः दुनिया को कैसे उलझ सकती है? चेन जिबाओ ने फुसफुसाते हुए कहा कि इस बार उसे गुकिंगी को वास्तविकता का सामना करना होगा और गुकिंगी को समझौता करना होगा और उसकी पोती बनना होगा। चेन जिबाओ ने फिर से अपने पोते की ओर देखा। उसने असहाय होकर आह भरी। चलो मेरे पीछे तेंजुआन ग्रुप तक चलो, चेन जिबाओ ने ठिठुरते हुए कहा और चेन जिंग्यू को तेंजुआन समूह तक ले गए। वह जाकर जवाबदेही मांगना चाहते थे। हे 50/717 अध्याय 51 में प्रवेश की अनुमति नहीं है। तेंजुआन समूह के सामने सुरक्षाकर्मियों का एक समूह शहर की दीवार की तरह खड़ा था। उनके सामने चेन जिबाओ और उनके पोते चेन जिंग्यू थे। क्या आप विद्रोह की योजना बना रहे हैं? आपने मुझे रोकने की भी हिम्मत की। मुझे लगता है कि आप अब अपनी नौकरियां नहीं चाहते। चेन जिबाओ बहुत गुस्से में थे और उन्होंने अपने सामने सुरक्षाकर्मियों के समूह को घूरकर देखा। वह तेंजुआन समूह के निदेशक चेन जिबाओ तेंजुआन समूह में शामिल होना चाहते थे, लेकिन सुरक्षाकर्मियों के इस समूह ने उन्हें रोक दिया। ये बिल्कुल घृणित था। मैं थोड़ी देर में उन सबको नौकरी से निकाल दूंगा। प्रमुख सुरक्षा कप्तान अपने सामने चेन जिबाओ से बिल्कुल भी नहीं डरते थे। उसने दादा पोते की ओर देखा और शांति से बोला, आप एक कंपनी निदेशक हैं, इसलिए निश्चित रूप से हम आपको रोकने की हिम्मत नहीं कर सकते। हम चेन जिंग्यू को रोक रहे हैं। एक कंपनी निदेशक के रूप में आपको पता होना चाहिए कि गैर कर्मचारियों को कंपनी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। यह एक मजाक है। एक कंपनी निदेशक के रूप में क्या मैं किसी को इसमें नहीं ला सकता? चेन जिबाओ गुस्से में हंस पड़े। उसने अपने सामने सुरक्षा कप्तान की ओर देखा और पहले से ही उसे अपने दिल में याद कर लिया था। हाथ में काम पूरा करने के बाद वह उसे जाने देता था। नहीं, वह उसे सफाई का काम करने देगा और कंपनी के सभी शौचालय साफ करेगा। निदेशक चेन, आप निश्चित रूप से लोगों को कंपनी में ला सकते हैं, लेकिन आपको पहले से कंपनी में आवेदन करना होगा। यदि आप आवेदन नहीं करते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से आपको अंदर नहीं आने दे सकते। अगर कुछ गलत होता है तो हम खुद को समझा नहीं पाएंगे। सुरक्षा कप्तान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप मजाक कर रहे हैं? क्या वह तुमसे डरेगा? चेन जिबाओ, सच कहूं तो उसे अभी मिस्टर गू से एक आदेश मिला था कि जब चेन जिबाओ और चेन जिंग्यू आए तो उन्हें किसी भी हालत में कंपनी में आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, बस मेरा इंतजार करो। चेन जिबाओ ने कहा कि उन्होंने पहले अंदर जाने की योजना बनाई है क्योंकि उनके पोते के लिए उनका पीछा करना किसी भी तरह से व्यर्थ होगा। हालांकि कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद उन्हें पता चला कि उनके सामने सुरक्षाकर्मियों के समूह का रास्ता देने का कोई इरादा नहीं था। चेन जिबाओ ने सुरक्षा कप्तान की ओर देखा और गुस्से से पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? अगर मैं अभी चेन जिंग्यू को अंदर नहीं ले जाता तो क्या मैं अकेले अंदर नहीं जा सकता? चेन जिबाओ को अब समझ आ गया कि अगर इन सुरक्षा गार्डों में 100 गुना भी साहस हो तो भी वे उसका रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं करेंगे। क्योंकि उन्होंने ऐसा करने का साहस किया, इसलिए अवश्य ही कोई उनका समर्थन कर रहा होगा और वह व्यक्ति संभवतः गुपिंग ही है। ठीक है, एक छोटी सी कुतिया ने मुझे धमकाने की हिम्मत की। मैं उसे बाद में भुगतान करूंगा। चेन जिबाओ ने मन ही मन सोचा। निश्चित रूप से निदेशक चेन अंदर जा सकते हैं, लेकिन हमें अभी राष्ट्रपति गू से एक आदेश मिला है। कंपनी वर्तमान में सख्त जांच से गुजर रही है और किसी को भी प्रवेश करने या छोड़ने की अनुमति नहीं है। इसलिए मुझे खेद है, हम केवल आदेशों का पालन कर रहे हैं। सुरक्षा कप्तान स्थिर रहा। वह सभी सुरक्षाकर्मियों के सामने अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर स्ट्रगल की स्थिति में खड़ा था। ये सिक्योरिटी गार्ड कोई आम इंसान नहीं है, वह एक अनुभवी है। वहां खड़े होकर ही वह जो आपा प्रकट करता है वह लोगों को डराने के लिए काफी है। इस स्थिति को देखकर चेन जिबाओ असहाय थे और केवल वहीं रह सकते थे जहां वे थे। चूंकि वह पहले से ही यहाँ था, यदि वह अपमानित होकर वापस चला गया तो क्या उसे नुकसान नहीं होगा? इसका मतलब है कि वह गुपिंगे के साथ टकराव में हार गया, जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने गु वेजुन के आने तक इंतजार किया। वह बेद के सहारे चलता था, लेकिन अपने पैर बिल्कुल भी नहीं खींचता था। जब वह तेंजुआन ग्रुप के गेट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुरक्षाकर्मियों की एक कतार दरवाजे पर देवताओं की तरह खड़ी थी। सुरक्षाकर्मियों के इस समूह के सामने चेन जिबाओ थे और स्थिति गतिरोध में थी। क्या चल रहा है? गु वेजुन ने पूछा। गु वेजुन, आप ठीक समय पर आए हैं। देखिए आपकी अच्छी पोती ने क्या किया है। ये ठीक है कि आपने मेरे पोते को तेंजुआन ग्रुप से निकाल दिया, लेकिन अब आप मुझे अंदर भी नहीं जाने दे रहे हैं और दरवाजे पर मुझे रोकने के लिए इन सुरक्षा गार्डों को भेज रहे हैं। गु वेजुन को आते देखकर चेन जिबाओ को आखिरकार अपनी भावनाओं को बाहर निकालने का एक रास्ता मिल गया और उन्होंने सीधे गु वेजुन को डांटा। चिंता मत करो, मैं पहले फोन करके स्थिति के बारे में पूछूंगा। तुम्हें किंगी पता है, वह जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करेगी। गु वेजुन जल्दी में नहीं था। वह पहले से ही जानता था कि गुकिंग चेन जिबाओ और उसके पोते के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा था। ये शायद लड़की की चाल थी। आधिकारिक तौर पर बातचीत शुरू करने से पहले दूसरे पक्ष को उनका उत्साह कम करने के लिए चेतावनी दे। जैसे ही गु वेजुन ने बात की, उसने गुकिंग का नंबर डायल किया और सीधे चेन जिबाओ के सामने पूछा, क्विंगी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम किसी को अपने दादाजी चेन को कंपनी के बाहर कैसे रोकने दे सकती हो? यह अपमानजनक है। ये देखकर कि यह उसके दादाजी बुला रहे थे, गुकिंग को पता चल गया कि समय आ गया है। दादाजी, मुझे क्षमा करें, कंपनी अभी गद्दार की जांच कर रही है और मैं कुछ नहीं कर सकता। निश्चित रूप से जांच करें, लेकिन आप अपने दादाजी चेन को बाहर क्यों रोक रहे हैं? क्या आपको अभी भी अपने दादाजी चेन पर संदेह है? अभी अपने लोगों को वापस ले जाएं और आपके दादाजी चेन और मैं आपको ढूंढने जाएंगे। ठीक है, मैं समझता हूँ, गुकिंग ने सहजता से कहा। फिर उसने सुरक्षा विभाग को सूचित किया, उन्हें पीछे हटने के लिए कहा और अपनी नौकरी पर लौट आए। चलो चलें, वहां पहुंचने के बाद मैं किंगी से व्यक्तिगत रूप से आपसे माफी मांगूंगा। मैं चेन जिबाओ ने ठिठुरते हुए कहा और अपने आप आगे बढ़ गए। सुरक्षाकर्मियों की रुकावट के बिना चेन जिंग्यू ने स्वाभाविक रूप से अपने दादा का अनुसरण किया और गर्व के साथ तेंजुआन समूह में प्रवेश किया। तुमने कभी नहीं सोचा था गुकिंगी कि तुम्हारे भगाने के बाद मैं वापस आऊंगा? चेन जिंग्यू को बहुत खुशी महसूस हुई। जब उसने सोचा कि गुकिंगी को अपने दादा के सामने अपनी गलती स्वीकार करनी होगी और अपना पद फिर से संभालने के लिए मजबूर होना पड़ेगा तो उसे बहुत खुशी हुई। चेन जिबाओ और उनके साथियों के तेंजुआन समूह में प्रवेश करने के बाद वे सीधे सम्मेलन कक्ष में गए। कुछ देर बाद गुकिंगी भी सम्मेलन कक्ष में आए। दादाजी, आप यहाँ क्यों हैं? गुकिंगी ने जानबूझकर पूछा। वह जानती थी कि यह चेन जिबाओ ही होगा जिसने उसके दादाजी को सूचित किया था, इसलिए उसके दादाजी आ गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यह वही है जो वह देखना चाहती है। इससे उसे अपने दादाजी को व्यक्तिगत रूप से सूचित करने की परेशानी से भी छुटकारा मिल गया।
किंगई, मैंने तुम्हारे दादाजी चेन से सुना है कि तुमने जिंगयू को निकाल दिया है। क्या हो रहा है? क्या कोई गलतफहमी है? वू वेजुन ने पूछा। दादाजी, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। चेन जिंगयू उपाध्यक्ष हैं और कंपनी के तहत कई परियोजनाओं के प्रभारी हैं। मैंने सोचा था कि वह कंपनी के हितों के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। भले ही उसने कड़ी मेहनत नहीं की हो और बिना काम किए सिर्फ वेतन इकट्ठा कर रहा हो, मैं इसे बर्दाश्त करूंगा। लेकिन उसने महिला कर्मचारियों को परेशान किया, अन्य कर्मचारियों के सामान्य काम में हस्तक्षेप किया और इसे भी अधिक गंभीरता से उसने कंपनी के रहस्यों को लीक कर दिया। अगर मैं उसे नौकरी से नहीं निकालता तो मैं उसे और किस लिए रख रहा हूँ? गोकुंगी ने चेन जिंगयू के अपराधों को एक के बाद एक गिनाते हुए सीधे तौर पर कहा। क्या ये सचमुच सच है? तुम बकवास कर रहे हो, तुम बातें बना रहे हो, तुम मेरी बदनामी कर रहे हो। मैंने कब कंपनी का कोई रहस्य लीक किया है? ये सुनने के बाद चेन जिंगयू तुरंत उछल पड़ा और स्पष्ट रूप से बोला। गोकुंगी मुस्कुराया। यही वह क्षण था जिसका वह इंतजार कर रही थी। चेन जिंगयू, तुम वही हो जिसने तुम्हें थप्पड़ मारने के लिए अपना चेहरा मेरी ओर बढ़ाया था। मुझे दोष मत दो। हे 51/717/52 अध्याय 52। आप एक अच्छे इंसान भी नहीं है। गोकुंगी ने चेन जिंगयू की ओर देखा। उसकी नज़र में उसका व्यवहार निस्संदेह एक विदूषक जैसा था। चेन जिंगयू, तुम्हें नहीं लगता कि मैं सिर्फ बकवास कर रहा हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने क्या किया? गोकुंगी ने बात की। उसकी अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी, जिसने चेन जिंगयू को एक पल के लिए घबरा दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि गोकुंगी के पास इस बात का सबूत हो कि उसने कंपनी के रहस्य लीक किए थे? ये कैसे संभव है? ये सभी चीजें बहुत गुप्त रूप से की गई। गोकुंगी के पास सबूत कैसे हो सकता है? लेकिन गोकुंगी के हाव भाव को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह कोई बकवास बात कर रही है। चेन जिंगयू थोड़ा अनिश्चित था, इसलिए उसने कुछ भी लापरवाही से कहने की हिम्मत नहीं की। आप चुप क्यों हैं? क्या आपने यह नहीं कहा कि आपने कंपनी का कोई रहस्य लीक नहीं किया? गोकुंगी मुस्कुराया। वास्तव में मैंने कंपनी का कोई रहस्य लीक नहीं किया। अगर सचमुच तुम्हारे पास सबूत है तो मुझे दिखाओ। चेन जिंगयू ने अपने दांत पीस लिए। अब जब नौबत यहाँ तक आ गई थी तो वह यह स्वीकार नहीं कर सकता था कि उसने कंपनी के रहस्य लीक किए हैं, अन्यथा उसके लिए केवल एक ही रास्ता था। अब उसे बस अपना मुंह खोलने और अपनी बंदूकों पर अड़े रहने की जरूरत है। जब तक गोकुंगी कोई सबूत पेश नहीं कर पाती तब तक वह उसके साथ कुछ नहीं कर सकती। अब चेन जिंगयू केवल प्रार्थना कर सकता था कि गोकुंगी के पास कोई ठोस सबूत नहीं था और वह सिर्फ उसे डराने के लिए ऐसा कह रहा था। बहुत अच्छा, तुम्हें सबूत चाहिए तो मैं तुम्हें सबूत दिखाऊंगा। गोकुंगी ने बोलना समाप्त करने के बाद अपने हाथ में मौजूद फोल्डर सीधे अपने दादा को सौंप दिया। वू वेजुन ने इसे लिया और इसे पढ़ना शुरू किया। वह जितना अधिक सामग्री को देखता उसकी अभिव्यक्ति उतनी ही बदसूरत होती जाती। ये देखकर चेन जिबाओ और उसके बगल में चेन जिंगयू असहज हो गए। मैं वू वेजुन ने ठिठुरते हुए कहा और फोल्डर चेन जिबाओ की ओर फेंक दिया। देखो, आपके अच्छे पोते ने हमारी कंपनी के हितों को कितना नुकसान पहुंचाया है। किंगी ने ऐसे व्यक्ति को नौकरी से निकाल देना सही था, अन्यथा कंपनी देर सवेर उसके हाथों नष्ट हो जाएगी। चेन जिबाओ ने दस्तावेज लिया और उसे देखना शुरू किया। चेन जिबाओ के पीछे खड़े चेन जिंगयू भी दस्तावेज की सामग्री देख सकते थे। दस्तावेज की सारी सामग्री पढ़ने के बाद उसके दिल में तेज तूफान आ गया। फाइल में दर्ज सामग्री अत्यंत विस्तृत है, जिसमें समय, स्थान, लोग और यहाँ तक कि व्यक्ति द्वारा स्वयं बोले गए शब्द भी शामिल हैं, जो सभी पूर्ण रूप से रिकॉर्ड किए गए हैं। और यह साबित करने के लिए संबंधित सबूत हैं कि जो दर्ज किया गया है वह पूरी तरह से सच है और जांच के बाद इसका खुलासा हो जाएगा। गधे, दस्तावेज की सामग्री को पढ़ने के बाद चेन जिबाओ ने कोसना शुरू कर दिया। मेरा ये पोता वास्तव में कुछ भी सही करने में अच्छा नहीं है, लेकिन परेशानी पैदा करने की अधिक संभावना है। जब उन्होंने ऐसा काम किया है तो उन्हें इसे पूरी तरह से करना चाहिए था। वह दूसरों को अपने विरुद्ध प्रयोग करने की अनुमति कैसे दे सकता है? अब अगर वह अपने पोते के लिए खड़ा होना भी चाहे तो ये पूरी तरह से असंभव था। इन सबूतों के सामने मैं वास्तव में अपना बचाव करने में असमर्थ हूँ। मुझे क्षमा करें दादाजी। चेन जिंगयू ने तुरंत माफी मांगी। अब उसे समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ और उसने अपने दादा को रोक लिया था। क्या यह मैं हूँ जिसके लिए तुम्हें खेद है? ये तेंजुआन समूह है जिसके लिए तुम्हें खेद है? चेन जिबाओ ने सही कहा। इस दृश्य को अपने सामने देखकर गोकुंगी जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सका। उन्होंने चेन जिबाओ के व्याख्यान को बाधित किया और कहा, चेन जिबाओ, मैं आपका सम्मान करता हूँ और आपको दादाजी चेन कहता हूँ, लेकिन वास्तव में खुद को मेरा दादा मत समझो। क्या आप में अपने पोते को व्याख्यान देने की हिम्मत है? क्या आप भी उसी तरह के व्यक्ति नहीं हैं? आपने कंपनी के रहस्य भी लीक किए हैं और आप चेन जिंगयू से भी आगे निकल गए हैं। गोकुंगी ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे बात की। ये सुनकर गो वेजुन का पहले से ही क्रोधित चेहरा और भी क्रोधित हो गया। उसने चेन जिबाओ को कातिलाना नजरों से देखा। गोकुंगी, तुम जो चाहो कर सकते हो, लेकिन तुम जो चाहो वह नहीं कह सकते। मैंने कब कंपनी के रहस्य लीक किए हैं? मेरी बेगुनाही को हवा में मत उड़ाओ। सावधान रहो या मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा करूंगा। चेन जिबाओ तुरंत घबरा गए। उसने गोकुंगी को देखा और पाया कि यह लड़की थोड़ी शैतानी स्वभाव की थी। हालांकि उसने जो किया उस पर उसे पूरा भरोसा था और उसे यकीन था कि उसने कोई सबूत नहीं छोड़ा है। गोकुंगी बिना किसी कारण के ऐसा नहीं कह सकता था। मानहानि? तथ्यों को मानहानि कैसे माना जा सकता है? अगर मैं आपको सबूत दिखाऊं तो कैसा रहेगा? गोकुंगी ने अपना सेल फोन निकाला। उसने पहले लिन युआन को सबूत सौंप दिया था और अब लिन युआन को इसे सौंपने की जरूरत थी। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि आपके पास ये साबित करने के लिए क्या सबूत है कि मैंने कंपनी के रहस्यों को लीक किया है। चेन जिबाओ को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उसने गोकुंगी की ओर देखा और कहा, ठीक है, तुम रुको। गोकुंगी ने कहा, फिर सीधे लिन युआन का नंबर डायल किया और पूछा, लिन युआन, जिस चीज के लिए मैंने आपसे मदद मांगी थी उसकी जांच कैसी चल रही है? लिन युआन को गोकुंगी का फोन आया। सामग्री सुनने के बाद उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और उत्तर दिया, हर चीज की गहनता से जांच की गई है। उस स्थिति में क्या आप कृपया मुझे अभी अपनी जांच के परिणाम भेज सकते हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर मैं तेंजुआन समूह के सम्मेलन कक्ष में आपका इंतजार करूंगा। फोन रखने के बाद गोकुंगी ने चेन जिबाओ की ओर देखा, केवल ये देखने के लिए कि उसकी अभिव्यक्ति अप्रत्याशित रूप से और बहुत दिलचस्प रूप से बदल रही थी। इस समय चेन जिबाओ पूरी तरह से घबरा गया था। अभी वह इतना आश्वस्त क्यों था? इसका कारण यह था कि गोकुंगी यह पता लगाना चाहती थी कि उसने क्या किया है और सबूत प्राप्त करना चाहती थी कि उसने कंपनी के रहस्यों को लीक कर दिया था, इसलिए उसे त्यानिक सिंह समूह के शीर्ष प्रबंधन की जांच करनी पड़ी। तेंजुआन समूह के अध्यक्ष के रूप में गोकुंगी के लिए ऐसा करना असंभव है। गोकुंगी वास्तव में ऐसा नहीं कर सका, लेकिन त्यानिक सिंह समूह के युवा मास्टर के रूप में लिन युआन ये कर सकता था। अगर गोकुंगी ने लिन युआन से मामले की जांच करने के लिए कहा तो यह तथ्य कि उसने कंपनी के रहस्यों को लीक किया था शायद छिपाया नहीं जाएगा। चिंता मत करो, लिन युआन को आने में शायद थोड़ा समय लगेगा। हम धीरे धीरे इंतजार कर सकते हैं। मैं किसी से चाय बनाने के लिए कहूंगा। गोकुंगी ने हल्के से कहा। जिस क्षण से उन्होंने तेंजुआन समूह के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला, दादा और पोते चेन जिबाओ और चेन जिंगयू हर तरह से उनके खिलाफ रहे हैं और उनके पास ही काफी था। अब जब वह एक ही बार में उन दोनों से छुटकारा पा सकती है तो गोकुंगी बहुत खुश है। एक अनुभवी व्यवसायी के रूप में गो वेजुन कैसे नहीं देख सकते थे कि चेन जिबाओ की प्रतिक्रिया अपराध का संकेत थी। उसने मन ही मन भरी। वे पुराने दोस्त हुआ करते थे जो कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया था। वह ये विश्वास करने को तैयार नहीं था कि चेन जिबाओ ऐसा कुछ करेगा, लेकिन अब उन्हें तथ्यों को स्वीकार करना पड़ा। गोकुंगी सम्मेलन कक्ष में एक कुर्सी पर बैठी लिन युआन के आने का इंतजार कर रही थी। लिन युआन का आगमन निर्णायक झटका होगा जिससे इस मामले का सही अंत हो जाएगा। यह मामला पूरा होने के बाद वह लिन युआन के साथ डेट पर जाएंगी।
अपने फोन पर सचिव द्वारा उसके लिए तैयार की गई तारीख के कार्यक्रम को देखते हुए गोविंद के गाल हल्के से लाल हो गए और उसने शर्म से अपने होंठ भींच लिए। हे अब फ्यूचर विज्ञापन 52/71,753 अध्याय 53 बाहर गिरना। लिन परिवार। लिन युआन ने गोकुंगी का फोन काट दिया और शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सका। मैं अभी तेंजुआन ग्रुप से घर आया हूँ और अब आप चाहते हैं कि मैं फिर से वहां जाऊँ। गोकुंगी, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। लिन युआन बहुत दुखी था। यदि उन्हें पता था कि इसका परिणाम यह होगा तो उन्हें उस समय तेंजुआन समूह को नहीं छोड़ना चाहिए था, बल्कि कुछ समय तक वहीं इंतजार करना चाहिए था। यह आपको भागदौड़ से बचाता है। हालांकि अब शिकायत करने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए उसने यांग गैंग को गाड़ी चलाने के लिए कहा और फिर से तेंजुआन ग्रुप में आ गया। इस बार वह ज़ियाओबाओ को अपने साथ नहीं लाया क्योंकि वह नहीं जानता था कि आगे क्या होगा और उसे ज़ियाओबाओ को डराने का डर था, इसलिए उसने ज़ियाओबाओ को घर पर छोड़ दिया। कार जल्द ही तेंजुआन समूह में पहुंच गई। लिन युआन कार से बाहर निकले और सीधे तेंजुआन समूह के अंदरूनी हिस्से में चले गए। श्रीमान लिन। सुरक्षाकर्मियों ने लिन युआन को देखा और बहुत गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। जब से राष्ट्रपति गु ने नया आदेश जारी किया तब से लिन युआन को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सुरक्षाकर्मियों को राहत महसूस हुई और अब उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं रही। ठीक है, मैं यहाँ आपके सीईओ गु से मिलने आया हूँ। लिन युआन ने भी बहुत दयालुता से जवाब दिया। कई सुरक्षा गार्ड मुस्कुराए और मन ही मन सोचा, मुझे पता है, आप उस समय हमारे राष्ट्रपति गु से मिलने यहाँ नहीं आए थे। लिन युआन ने सीधे गोकुंगी की विशेष लिफ्ट ली और शीर्ष मंजिल पर गोकुंगी के कार्यालय में आ गए। मिस्टर लिन, मिस्टर गु सम्मेलन कक्ष में हैं, आइए मैं आपको वहां ले चलता हूँ। जब सचिव ने लिन युआन को आते देखा तो वह तुरंत खड़ा हो गया और उपदेश देने के लिए आगे बढ़ा। ठीक है, मुझे वहां ले चलो। लिन युआन ने सिर हिलाया। वह बस यही चाहता था कि जल्दी से यहाँ का काम खत्म करके वापस चला जाए। वह यहाँ 5 घंटा भी रुकना नहीं चाहता था। जब लिन युआन ने बैठक कक्ष में प्रवेश किया तो उसने देखा कि गोकुंगी वहां बैठी अपने मोबाइल फोन से खेल रही थी, जबकि चेन जिबाओ चेहरे पर बहुत बदसूरत भाव के साथ सोफे पर बैठा था। वह बहुत असहज महसूस कर रहे होंगे। चेन जिबाओ के पीछे सिर झुकाए खड़ा था और चुप रहा। जैसे ही लिन युआन अंदर आया, गो वेजुन ने लिन युआन पर अपनी नजरें गड़ा दी। उसकी नजर चाकू की तरह तेज थी, मानो वह किसी भी समय लिन युआन को भेज सकती हो। धिक्कार है, क्या मैंने तुम्हारे गो परिवार की पैतृक कब्र को परेशान किया है? तुम मुझे इस तरह क्यों भूल रहे हो? लिन युआन ने अपने दिल में शिकायत की। उसने गु वेजुन की आंखों को नजरअंदाज करना चुना और सीधे गोकुंगी के पास गया और कहा, यहाँ ये वो जानकारी है जिसका आपने अनुरोध किया था। लिन युआन ने बस एक फाइल बैग मेज पर फेंक दिया। ठीक है, धन्यवाद, कृपया थोड़ी देर बैठिए, यहाँ अपना काम खत्म करने के बाद मुझे आपसे कुछ कहना है। गोकुंगी ने फाइल बैग लिया, फिर लिन युआन को सीधे उसकी सीट पर धकेल दिया और फिर बाकी मामलों से निपटना शुरू कर दिया। दादाजी, ये चेन जिबाओ और त्यानिक सिंह समूह के शीर्ष प्रबंधन के बीच लेनदेन का रिकॉर्ड है। उन्होंने हमारी कंपनी के रहस्य त्यानिक सिंह समूह को ऊंची कीमत पर बेच दिए। ये सुनकर गु वेजुन ने लिन युआन की ओर घूरकर देखा और लिन युआन को मात नहीं देनी पड़ी और उसने उसे घूरकर देखा। हल्के से खर्राटे के साथ गु वेजुन ने अपने हाथ में मौजूद दस्तावेज खोला। इसे पढ़ने के बाद उन्हें लगभग गुस्सा आ गया। उसने चेन जिबाओ की ओर देखा। उसका भाई जो कई वर्षों तक उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ता रहा था, वास्तव में अब उसने उसे धोखा दिया है। चेन जिबाओ, ऐसा क्यों हो रहा है? आपने वास्तव में तेंजुआन समूह को धोखा दिया है जिसे हमने मिलकर स्थापित किया था। गु वेजुन ने कहा और उसने चेन जिबाओ के सामने अपने हाथ में मौजूद दस्तावेजों को जमकर फेंक दिया। चेन जिबाओ ने इसे उठाया और देखा। इस पर दर्ज सामग्री भी बहुत विस्तृत थी, जो यह साबित करने के लिए पर्याप्त थी कि उसने कंपनी के रहस्य लीक किए थे। इस ठोस सबूत को देखने के बाद चेन जिबाओ का दिल आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गया। उसने गु वेजुन की ओर देखा और उपहास किया। हाँ, तुम्हें ऐसी बातें कहने में बहुत शर्म आती है, गु वेजुन। तेंजुआन समूह वास्तव में हम दोनों द्वारा बनाया गया था, लेकिन परिणाम क्या हुआ? आपका तेंजुआन समूह पर पूर्ण नियंत्रण है, जबकि मैं केवल आपके आदेशों का पालन कर सकता हूं और आपकी मदद कर सकता हूं। क्यों? गु वेजुन, अपने आप से पूछो, मैं तुमसे बदतर कैसे हूं? मैंने स्पष्ट रूप से तुम्हारे जितना ही दिया है, फिर भी तुम फूलों, तालियों और उस महिला का आनंद लेते हो जिससे मैं प्यार करता हूं, जबकि मैं केवल तुम्हारी छाया में खड़ा हो सकता हूं। क्यों? चेन जिबाओ बोलते बोलते और अधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने गु वेजुन की नाक की ओर इशारा किया और शाप दिया। लिन युआन वहीं बैठा हुआ उब रहा था, लेकिन जब उसने चेन जिबाओ को ये कहते हुए सुना तो वह तुरंत सीधा बैठ गया क्योंकि उसे डगवा की गंध महसूस हुई। क्या आप अभी भी जियोमिंग की वजह से मुझसे द्वेष रखते हैं? गु वेजुन ने पूछा। हाँ, आपने कहा था कि आप उसकी अच्छी देखभाल करेंगे, लेकिन आखिरकार आपने उसे मार डाला। गोकुंगी भी बगल में चुपचाप सुन रहा था। उसने ये भी महसूस किया कि यह अविश्वसनीय था। जिस जियोमिंग के बारे में उसके दादा बात कर रहे थे वह उसकी दादी थी। गोकुंगी ने बचपन से ही अपनी दादी को कभी नहीं देखा था और केवल ये सुना था कि एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। अप्रत्याशित रूप से चेन जिबाओ वास्तव में अपनी ही दादी को पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो तेंजुआन समूह के हितों के साथ विश्वासघात हो। क्या आप जानते हैं कि आपका ऐसा व्यवहार तेंजुआन समूह के विनाश का कारण बन सकता है? मुझे पता है, लेकिन क्या मैं आपसे तेंजुआन समूह लेना चाहता हूँ? भले ही यह खंडहर हो जाए, मुझे तेंजुआन समूह को फिर से खड़ा करने का विश्वास है। चेन जिबाओ ने खुद पर विश्वास से भरा हुआ बोला। ये देखकर लिन युआन अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। चेन जिबाओ की हालत ऐसी थी कि वह किसी की भी सलाह नहीं सुनते थे। वह पूरी तरह से अपने आत्मकेंद्रित कथानक में डूबा हुआ था। और तुम, लिन युआन, मुझे क्या दिक्कत है? लिन युआन स्तब्ध रह गया। क्या चल रहा था? आपके तेंजुआन समूह के आंतरिक मामलों का मुझसे कुछ लेना देना था और आप इसे मुझ पर ला रहे थे। आपने 3 साल तक गोकुंगी का पीछा किया और गोकुंगी ने आपको 3 साल तक स्वीकार कर दिया। अंत में आप अभी भी उसकी मदद करना चाहते हैं। आप वास्तव में एक बेवकूफ हैं। लिन युआन पूरी तरह से अवाक था। उन्होंने चेन जिबाओ की ओर देखा और हल्के से कहा, मैं जिसकी भी मदद करना चाहता हूँ उसकी मदद करूंगा। मुझे आपको ये बताने की आवश्यकता क्यों है कि मुझे क्या करना है? मैं 3 साल से गोकुंगी का पीछा कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। मैं अभी भी 10 साल 100 साल तक उसका पीछा करूंगा। 3 साल तो छोड़ ही दीजिए। आप किस तरह के बेकार हैं? आपने मुझे हाँकने की हिम्मत कैसे की? लिन युआन चेन जिबाओ को मैं कहता रहा और उसकी नाक की ओर इशारा करके उसे कहा, किस तरह का हरामी आदमी मेरे सामने इतना घमंडी व्यवहार करने की हिम्मत कर रहा है? लिन युआन को ये कहते हुए सुनकर गोकुंगी के गाल थोड़े लाल हो गए और उसने अपने मुंह के कोनों को दबाने की पूरी कोशिश की। ओह, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? 10 साल तक पीछा करते हुए, 100 साल तक पीछा करते हुए मैं थोड़ा खुश हूँ। अहम, चेन जिबाओ, अब जब सबूत पुख्ता हो गए हैं तो क्या आपके पास कहने के लिए कुछ और है? गोकुंगी ने खुद को गंभीर रखने के लिए 2 बार खांसी। उसने चेन जिबाओ की ओर देखा और हल्के से पूछा, कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप जानते भी हैं तो आप मेरे साथ क्या कर सकते हैं? मत भूलिए, मेरे पास अभी भी तेंजुआन समूह के 30% शेयर हैं। विश्वास करें या न करें, मैं उन सभी को बेच सकता हूँ। क्या आप सोच सकते हैं कि परिणाम क्या होंगे? चेन जिबाओ ने सीधे तौर पर धमकी देते हुए कहा कि चूंकि रिश्ता पहले ही टूट चुका है, इसलिए अब और शब्द बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। 30% शेयर। चेन जिबाओ, क्या आप जांचना चाहते हैं कि क्या आपके पास अभी भी तेंजुआन समूह में कोई शेयर है? गोकुंगी मुस्कुराया। गोकुंगी की मुस्कान देखकर चेन जिबाओ को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। एक अदृश्य भय उसके पूरे शरीर पर छा गया। उसने जांच करने के लिए जल्दी से अपना सेलफोन निकाला। परिणाम स्वरूप वह जहां था वहीं स्तब्ध रह गया। 53/717 / 54 अध्याय 54 पूर्ण विजय।
ये चला गया, ये चला गया, ये कैसे जा सकता है? चेन जिबाओ को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके हाथ में तेंजुआन समूह की 30% हिस्सेदारी हवा में उड़ गई थी। ये कैसे संभव हुआ? उसने गुकुंगी की ओर देखा, उसकी आंखें खून से लथपथ थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वह अपना दिमाग खो चुका है। गुकुंगी, क्या ये तुम कर रहे हो? चेन जिबाओ, कृपया मुझे इस तरह से बदनाम न करें। मैं गुकुंगी ने हमेशा ईमानदारी के साथ काम किया है। गुकुंगी ने सीधे उपदेश दिया, क्योंकि ये उसने नहीं बल्कि सिस्टम ने किया है। मैं तुमसे लड़ने जा रहा हूँ। जैसे ही चेन जिबाओ बोला, वह गुकुंगी की ओर दौड़ा और सीधे उस पर हमला करने वाला था। ये देखकर लिन्युआन तुरंत आगे बढ़े और गुकुंगी को अपने पीछे सुरक्षित कर लिया। चेन जिबाओ उस थप्पड़ का सामना कर रहा था जो उस पर जूझ रहा था। उसने दूसरे की कलाई पकड़ ली और जोर से धक्का दिया, जिससे चेन जिबाओ बार-बार पीछे हट गया और जमीन पर गिर गया। सचमुच अपने सामने वाले व्यक्ति को देखकर जो पहले क्षण में बाहर आया और अपने पीछे उसकी रक्षा की, गुकुंगी ने अपना आभार व्यक्त किया। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस उसे नापसंद करता हूँ। चेन जिबाओ जमीन पर गिर पड़े। वह नहीं उठा, लेकिन गुकुंगी को गुस्से से घूरने लगा। गुकुंगी, तुमने क्या किया? प्रभावी होने के लिए स्टॉक ट्रांसफर पर उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, और यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कुछ तरकीबों का उपयोग करके पूरा किया जा सकता है। तो चेन जिबाओ समझ नहीं पा रहे थे कि उनके स्टॉक हवा में क्यों गायब हो गए। यह इक्विटी ट्रांसफर अनुबंध है, इस पर आपके हस्ताक्षर हैं और यह कानूनी रूप से बाध्यकारी है। अनुबंध में कहा गया है कि आप तेंजुआन समूह के 30% शेयर मुझे हस्तांतरित करेंगे। गुकुंगी थोड़ा मुस्कुराया और हल्के से कहा, यह असंभव है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। मुझे अपने शेयरों को आपके शेयरों में स्थानांतरित करने के लिए हस्ताक्षर करने की भी याद नहीं है। चेन जिबाओ को जो नखरे दिखा रहा था देखते हुए गुकुंगी ने ठंडे स्वर में कहा, चेन जिबाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको इसकी कोई धारणा है या नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पर आपके हस्ताक्षर हैं और इसका कानूनी प्रभाव है। यही तथ्य है। चेन जिंग्यू, जो चेन जिबाओ के पीछे खड़ा था, अवाक रह गया। चाहे वह कितना भी मूर्ख क्यों न हो, उसे इस समय समझ में आया कि उसके दादाजी ने तेंजुआन समूह में अपने शेयर खो दिए थे और कोई भी अधिकार खो दिया था। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि वह तेंजुआन समूह में लौटने के लिए अपने दादा के नाम का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह पूरी तरह से एक दिवा स्वप्न था। गुकुंगी नाम की यह महिला वाकई डरावनी है। क्या अब जो कुछ भी हो रहा है वह सब उसकी गणना का हिस्सा है? चेन जिंग्यू ने अब इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। वह बस जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहता था। भले ही उन्होंने तेंजुआन समूह में अपनी स्थिति खो दी हो और भले ही उनके दादा के पास तेंजुआन समूह में शेयर न हो, उनके चेन परिवार की संपत्ति उनके जीवन भर रहने के लिए पर्याप्त थी, इसलिए वह बिल्कुल भी नहीं घबरा रहे थे। अब वह गुकुंगी से दूर रहना चाहता है। बॉस गु, सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो के लोग यहाँ हैं। बूम, गुकुंगी ने सिर हिलाया और सचिव सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो की वर्दी पहने कई लोगों को बैठक कक्ष में ले गए। जब चेन जिबाओ ने सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो के इन लोगों को देखा तो उन्हें बुरा लगा। वह कांपता हुआ उठ खड़ा हुआ और जाने ही वाला था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने गुकुंगी को सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो के लोगों से बात करते हुए सुना। ये दोनों ही थे जिन्होंने हमारे तेंजुआन समूह के गोपनीय दस्तावेज चुराए और उन्हें ऊंची कीमत पर दूसरों को बेच दिया। ये इस बात के सबूत हैं कि उन्होंने हमारे तेंजुआन समूह के गोपनीय दस्तावेज बेचे। कृपया उनसे सावधानीपूर्वक पूछताछ करें। चिंता न करें मिस्टर गो, आप हमारे उत्तरी शहर के एक युवा उद्यमी हैं। हमारे सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो को इस मामले को संभालने दें। सचमुच, उन्हें शेरिफ स्टेशन वापस ले जाओ, प्रमुख शेरिफ ने अपने पीछे के लोगों से कहा। बिना किसी हिचकिचाहट के कई लोगों ने दो के समूह में चेन जिबाओ और चेन जिंग्यू को हथकड़ी लगाने का काम किया और फिर उन्हें बाहर खींच लिया। इस प्रक्रिया के दौरान चेन जिबाओ ने विरोध करना जारी रखा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह सीधे गुकुंगी पर चिल्लाया, गुकुंगी, क्या तुम सच में मुझे मारना चाहते हो? गुकुंगी, तुम अच्छी मौत नहीं मरोगे। चेन जिबाओ को ले जाया गया और ऐसा करते समय वह अभी भी गुकुंगी को कोस रहा था। चेन जिंग्यू अपेक्षाकृत आज्ञाकारी था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि वह पूरी तरह से डरा हुआ था। उसकी आंखें धुंधली थीं और कदम अस्थिर थे। यदि दो शेरिफों ने उसे नहीं पकड़ा होता तो संभवतः वह जमीन पर गिर गया होता। जहां तक कंपनी के अन्य लोगों की बात है, जब उन्होंने मौजूदा स्थिति देखी तो सभी ने सराहना की। शेरिफ द्वारा चेन जिबाओ और चेन जिंग्यू को ले जाने के बाद तेंजुआन समूह अंततः शांति में लौट आया। लिन्युआन ने गुकुंगी पर नजर डाली। यह औरत बहुत क्रूर थी। उसने न केवल चेन जिबाओ और चेन जिंग्यू को कंपनी से बाहर निकाला, बल्कि उन्हें जेल भी भेज दिया। किंग, तुमने इस बार बहुत अच्छा काम किया। वुवेजू ने इस समय कुछ कमजोर तरीके से बात की। आखिरकार चेन जिबाओ कई वर्षों तक उनके भाई रहे थे। अपने ही भाई से धोखा पाकर वह बहुत असहज महसूस कर रहा होगा। दादाजी, कंपनी का मामला मुझ पर छोड़ दो, आप वापस जाकर पहले आराम करो। ये ठीक है, ये भी ठीक है। किंगी बड़ी हो गई है और अब अपने दम पर खड़ी हो सकती है। वुवेजू ने गुकुंगी की ओर बहुत दयालु दृष्टि से देखा और उसने फिर से पूछा, लॉन हाओचेन कहाँ है? क्या वह आपका निजी अंगरक्षक नहीं है? वह यहाँ क्यों नहीं है? अभी जब चेन जिबाओ गुकुंगी पर हमला करने वाला था तो ये लिन्युआन था जिसने गुकुंगी की रक्षा की थी, लॉन हाओचेन की नहीं। तो लॉन हाओचेन कहाँ था? दादाजी, उसका जिक्र मत कीजिए। वह आज कंपनी में नहीं आए। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। ओह, मुझे लगता है कि उसके पास करने के लिए अपने काम है। ये ठीक है। अल्पविराम, अपने दादाजी को ये कहते हुए सुनकर गुकुंगी अवाक रह गई। लॉन हाओचेन वास्तव में आपका नाजायज बेटा है, ठीक है। आपने इसके बारे में शिकायत भी नहीं की और आपने उसे बहाने ढूंढने में भी मदद की। हालांकि गुकुंगी इस मामले पर अपने दादा के साथ बहस नहीं करना चाहती थी। दादाजी को विदा करने के बाद गुकुंगी लिन्युआन को वापस कार्यालय ले गई। इस बार चेन जिंग्यू और चेन जिबाओ के खिलाफ जीत को कुचलने वाली जीत कहा जा सकता है। ये सब सिस्टम द्वारा उसे दिए गए पुरस्कारों के कारण है। इससे गुकुंगी को और भी समझ आया कि सिस्टम के कार्यों को पूरा करने और कार्य पुरस्कार प्राप्त करने में कितनी मदद मिलेगी। इसलिए वह लिन्युआन को कभी जाने नहीं देगी। कार्यालय लौटने के बाद गुकुंगी ने लिन्युआन को ऐसे देखा जैसे वही बड़ा बुरा भेड़िया हो जो एक प्यारे मेमने को देख रहा हो। कुछ बिंदु पर उसके और लिन्युआन के बीच अपराध और बचाव बदल गया। लिन्युआन, इस बार यह सब आपकी मदद के कारण है। अपना आभार व्यक्त करने के लिए आइए कल डेट पर चलें। लिन्युआन तुरंत कांप गया। उसने गुकुंगी की ओर देखा और सवाल टाल दिया। कल नहीं, मुझे कल कुछ करना है। सच में कल संभव नहीं है। तो चलो आज करते हैं। हम बाद में तुम्हारे घर वापस चलेंगे और फिर रुको, कल लिन्युआन वास्तव में थोड़ा डरा हुआ था। गुकुंगी नाम की यह महिला हमेशा कहती थी कि वह उसके घर जाना चाहती है। ये स्पष्ट था कि वह उसे धमकाने के लिए उसके माता पिता का उपयोग कर रही थी, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। अगर आप में काबिलियत है तो भी आप अपने माता पिता के सामने बच्चे ही हैं। कल मेरे कॉल का इंतजार करना। गुकुंगी बहुत खुश हुई और एक छोटी लड़की की तरह डांस करते हुए ऑफिस से निकल गई। हे 54/717/55 अध्याय 55 आप मेरे पेशेवर कौशल पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं नॉर्थ सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लॉन हाओचेन ने आखिरकार सुमेई का इंतजार किया। सुमेई वह प्रकार है जो हर भाव और मुस्कान से लोगों को मोहित कर सकती है। उन्होंने काले रंग की लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई है। काला रंग लोगों को थोड़ा रहस्यमय बनाता है, जिससे लोग मदद नहीं कर पाते हैं लेकिन दोबारा नजर डालते हैं। खासतौर पर उनके परफेक्ट कर्वी फिगर को लेकर। उसके लंबे काले बाल सावधानी से संवारे गए थे और अब एक पोनीटेल में बंधे हुए थे। उसके कदमों के साथ थोड़ा थोड़ा हिल रहे थे और हर कदम उस आदमी के दिल की धड़कनों को छू रहा था। मिस्टर लॉन, जब से हम आखिरी बार मिले थे काफी समय हो गया है और आप थोड़े अस्त व्यस्त दिख रहे हैं। लॉन हाओचेन को देखने के बाद सुमेई ने सीधे बात की।
उन्होंने जिस शर्मिंदगी का उल्लेख किया वह लॉन हाओचेन के कपड़ों का नहीं बल्कि उनकी मानसिक स्थिति का जिक्र था। खुफिया जानकारी एकत्र करने वाली विशेषज्ञ के रूप में लोगों के भावों को पढ़ने की उनकी क्षमता सर्वोच्च है। वह एक नज़र में ही किसी इंसान का हाल साफ साफ बता सकती हैं। लॉन हाओचेन की स्थिति में स्पष्ट रूप से कुछ गड़बड़ थी। ऐसा लगता है कि नॉर्थ सिटी में उन्हें किसी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। पहले कार में बैठो और जब हम वहां पहुंचेंगे तो बात करेंगे। रुको, सुमेई ने सिर हिलाया। लॉन हाओचेन के पीछे एक टैक्सी में बैठी और फिर एक होटल में पहुंची। नॉर्थ सिटी में अपने प्रवास के दौरान आप सबसे पहले यहीं रुकेंगे। लॉन हाओचेन ने सुमेई को उपदेश दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। सुमेई ने अपना सूटकेस कमरे के एक कोने में रख दिया। फिर लॉन हाओचेन के पास आई और बोली, यंग मास्टर लॉन, क्या आप मुझे बता सकते हैं आपने मुझसे बेचैन आने के लिए क्यों कहा? आप क्या चाहते हैं कि मैं आपकी जांच में मदद करूं? मैं चाहता हूं कि आप लिन्युआन की जांच में मेरी मदद करें। लिन्युआन। जब सुमेई ने लॉन हाओचेन को इस नाम का उल्लेख करते हुए सुना तो वह स्पष्ट रूप से दंग रह गई। फिर हैरान भाव दिखाते हुए कहा, लिन्युआन के बारे में जांच करने के लिए क्या है? क्या उसने पहले ही जांच नहीं की है? सुमेई ने लॉन हाओचेन की ओर देखा। लिन्युआन बुरे व्यवहार वाला दूसरी पीढ़ी का एक बिगड़ल अमीर आदमी है। वह अत्याचारपूर्ण कार्य करने के लिए अपने परिवार की संपत्ति पर निर्भर रहता है। ये वह जांच परिणाम था जो सुमेई ने पहले प्राप्त किया था। उन्होंने ऐसे आदमी को क्यों बुलाया और उसकी दोबारा जांच क्यों की? क्योंकि आपकी जांच के नतीजे गलत हैं, लॉन हाओचेन ने सीधे कहा। क्या कहा आपने? सुमेई बहुत आश्चर्यचकित थी। उसने अपने सामने लॉन हाओचेन की ओर देखा और पूछा। यह हास्यास्पद है कि उनकी अपनी जांच के नतीजे गलत हैं। एक पेशेवर खुफिया अधिकारी के रूप में वह 100% गारंटी दे सकती है कि उसकी जांच के नतीजे गलत नहीं होंगे। मिस्टर लॉन, क्या आप मेरे पेशेवर कौशल पर सवाल उठा रहे हैं? सुमेई ने बाहें चढ़ा दी। उसे वास्तव में दूसरों द्वारा पूछताछ किए जाने की भावना पसंद नहीं थी। मैं आपके व्यावसायिक कौशल या आपकी क्षमताओं पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन तथ्य यह है कि आपने मुझे जो जानकारी दी है उसमें वास्तव में कमियां हैं। हो सकता है कि लिन्युआन ने खुद को पहले बहुत अच्छी तरह छुपाया हो, जिसके कारण आपको गलत निर्णय लेना पड़ा। लॉन हाओचेन ने सुमेई को बताया कि पिछले 2 दिनों में क्या हुआ था, जिसमें लिन्युआन में एक कमजोर और लंबट युवक से ऐसे व्यक्ति में बदलाव भी शामिल था जो उसे 2 बार लड़ सकता था। यदि समस्याएं न होती तो इतना बड़ा परिवर्तन असंभव होता। जब सुमेई ने यह सुना तो वह चौंक गई। लिन्युआन, एक लंबट युवक, वास्तव में लॉन हाओचेन से बराबरी पर लड़ने में सक्षम था। ये कैसे संभव हुआ? उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच है, लेकिन लॉन हाओचेन के पास खुद को धोखा देने का कोई कारण नहीं था। मैं देख रहा हूं, मैं आगे जांच करूंगा। सुमेई ने सिर हिलाया। वह लिन्युआन की असली ताकत देखना चाहती थी। यदि लिन्युआन ने वास्तव में अपना असली स्वभाव छिपाया ताकि वह उसे न देख सके तो यह बहुत भयानक होगा। मैं यह मामला आप पर छोड़ दूंगा। मैं नहीं चाहता कि वह मेरे आगे बढ़ने की राह में रोड़ा बने। समझ गया यंग मास्टर लॉन, मैं तुरंत जाकर उसे देखूंगा। सुमेई के बोलने के बाद वह खड़ी हुई और चली गई। वह पहले से ही थोड़ी अधीर थी। वर्षों तक खुफिया जानकारी जुटाने के काम ने उसे किसी भी चीज में रुचिहीन बना दिया था, लेकिन लिन्युआन की अचानक स्थिति ने उसकी रुचि जगा दी। उसके हृदय में संघर्ष की भावना जल रही थी। गोकुंगी की कंपनी छोड़ने के बाद लिन्युआन घर लौट आए। वह ज़ियाओबाओ को पिनेन पहचानना सिखा रहा था। ज़ियाओबाओ की बुद्धि लिन्युआन की कल्पना से कहीं अधिक थी। वह चीज़ों को तुरंत याद कर सकती थी और उन्हें व्यवहार में लागू कर सकती थी, भले ही उसे केवल एक बार ही सिखाया गया हो। आप लिन्युआन भावुक हो गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी इतनी प्रतिभाशाली बेटी है। इस नतीजे से उन्हें बेहद खुशी हुई। लेकिन इसी समय लिन्युआन को चूहाओजी का फोन आया। अरे लिन्युआन, ब्रिलियंट क्लब में आओ। नहीं फैटी चू, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा एक बच्चा है और मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छा उदाहरण स्थापित करना चाहता हूँ। यदि आप दोबारा ऐसी गंदी जगह पर जाएं तो मुझसे संपर्क न करें। क्या आप समझ गए? लिन्युआन ने सीधे कहा और फोन रखने के लिए तैयार हो गया। नहीं नहीं, मैंने तुम्हें खेलने के लिए आने के लिए नहीं कहा। मैं खतरे में हूँ। अगर तुम मुझे बचाने नहीं आओगे तो मैं यहाँ अपनी जान गंवा सकता हूँ। चूहाओजी ने बहुत ही दयनीय आवाज में उपदेश देना शुरू किया। क्या लॉन हाओचेन ने तुम्हें फिर से ढूंढ लिया? ये लॉन हाओचेन नहीं है, ये लॉन हाओचेन से भी अधिक भयानक है। कृपया भाईलिन, फादरलिन, कृपया जल्दी से यहाँ आएं, मैं अभी मरना नहीं चाहता। ये देखकर कि चूहाओजी ने इतनी गंभीरता से बात की, यहाँ तक कि उन्हें डे भी कहा। लिन्युआन को पता था कि इस मामले में देरी नहीं की जा सकती। उसने घर पर नौकरों से ज़ियाओबाओ की अच्छी देखभाल करने के लिए कहा और वह सीधे ब्रिलियंट क्लब चला गया। ब्रिलियंट क्लब उत्तरी शहर में एक उच्च स्तरीय स्थान है। आम लोग प्रवेश नहीं कर सकते। जो लोग यहाँ उपभोग करने आ सकते हैं वे सभी कुछ संपत्ति वाले धनी लोग हैं और उनकी कुल संपत्ति कम से कम 10 करोड़ से शुरू होनी चाहिए। लिन्युआन तेजी से ब्रिलियंट क्लब की ओर चला गया। उनके पहुंचते ही अनगिनत वेटर तुरंत 2 साफ सुथरी पंक्तियों में खड़े हो गए और 90 डिग्री पर झुक गए। ब्रिलियंट क्लब में मिस्टर लिन का स्वागत है, मेरे लिए कार पार्क करो। लिन्युआन ने कार की चाबियां सीधे वेटर को फेंक दी और सीधे अंदर चला गया। क्लब मैनेजर भी उनके साथ थे। क्या फैटी चू यहाँ तुम्हारे साथ है? मुझे वहां ले चलो। ठीक है मिस्टर लिन, मेरे पीछे आओ। क्लब मैनेजर ने सिर हिलाकर और सिर झुकाकर आगे की ओर रास्ता दिखाया। यह आदमी वास्तव में एक बड़ा शॉट था और इसकी अच्छी तरह से सेवा की जानी थी। यहाँ तक कि अगर उसे गंदगी खाने के लिए भी कहा जाता तो वह अपनी अभिव्यक्ति बदले बिना उसे खा लेता। क्लब मैनेजर के नेतृत्व में लिन्युआन तेजी से फैटी चू के बॉक्स में पहुंचे। एक विशाल निजी कमरा जिसे बहुत ही शानदार ढंग से सजाया गया है। ठीक है नीचे जाओ। ठीक है मिस्टर लिन, अगर आपको किसी चीज़ की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे कॉल करें। क्लब मैनेजर ने समझदारी से काम लिया। लिन्युआन ने अपने सामने दरवाजे की ओर देखा और उसे धक्का देकर खोल दिया और अंदर चला गया। फैटी चू उसका एकमात्र अच्छा दोस्त था। अगर उसके साथ कुछ भी होता तो लिन्युआन इसे कभी जाने नहीं देता। दरवाजे को धक्का देकर और बॉक्स में प्रवेश करते हुए लिन्युआन स्तब्ध रह गया। आखिरकार उसे समझ आ गया कि फैटी चू किसके बारे में बात कर रहा था। वह व्यक्ति जो लॉन हाओचेन से भी अधिक भयानक था। हे 55/717 अध्याय 56 चूलिंग शो। शानदार क्लब के निजी कमरे में विशाल क्रिस्टल झूमर सुनहरी रोशनी बिखेरता है। इस समय बक्सा उतना शोरगुल वाला और जीवंत नहीं था जितना सोचा गया था। क्लब में खूबसूरत युवतियां दीवार के सामने एक पंक्ति में खड़ी थीं। फैटी चू चुपचाप से झुकाए जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था। वहां सोफे पर एक व्यक्ति बैठा था। उसने एक पेशेवर सूट पहना हुआ था और कंधे तक छोटे बाल रखे हुए थे जो बहुत आकर्षक लग रहे थे। उसकी तेज आंखें एक तेज ब्लेड की तरह थी जो सीधे लिन्युआन को घूर रही थी जो अभी अभी कमरे में दाखिल हुआ था। उसने अपने पैर क्रॉस किए और हाथ में रेड वाइन का गिलास हिलाया। मैं गलत कमरे में चला गया, क्षमा करें, क्षमा करें, लिन्युआन ने सीधे कहा और फिर वह मुड़ा और चला गया। अप्रत्याशित रूप से चूहाओजी एक खतरनाक कुत्ते की तरह लिन्युआन की जान पर जपटा, उसे कसकर गले लगाया और जोर से चिल्लाया। दीदी देखो, मैंने कहा था कि वह लिन्युआन ही था जो मुझे यहाँ लाया था। इस मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ नहीं आना चाहता था। वह लिन्युआन ही था जिसने मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर किया था। चूहाओजी सीधे सोफे पर बैठी महिला पर चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुअर को मारने जैसी लग रही थी। फैटी चू, मैं तुमसे बेहतर हूँ, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। लिन्युआन वास्तव में चूहाओजी को लात मारकर भगाना चाहता था। यह आप ही थे जो अपने आप यहाँ आए थे। तुमने मुझे बुलाया लेकिन मैं नहीं आया। अब इसका उल्टा कैसे हो गया? तुम अपनी बहन से डरते हो तो मैं भी क्यों न डरूं? लिन्युआन, मैं अपने दोस्त को मरने देने के बजाय मरना पसंद करूंगा। यदि आप इस कठिन समय से निपटने में मेरी मदद करेंगे तो मैं आपके किसी भी अनुरोध को पूरा करूंगा।
चूहाओ जी ने लिन युआन को उत्सुकता से देखा और धीमी आवाज में पूछा, लिन युआन, चूंकि तुम यहाँ हो, अंदर आओ और थोड़ी देर बैठो। चू लिंगशू ने हल्के से कहा, ओह ठीक है। जब लिन युआन ने यह आवाज सुनी तो वह लगभग अपने घुटनों पर गिर गया। अगर हम कहें कि लिन युआन अपने माता पिता के अलावा किससे सबसे ज्यादा डरता है तो वह फैटीचू की बहन चू लिंगसियो होगी। चूंकि वे बहुत छोटे थे, लिन युआन और फैटीचू अच्छे दोस्त रहे हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े रहे हैं। उन्होंने हर तरह के बुरे काम किए हैं, लेकिन उनके रुतबे के कारण कोई भी उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। और केवल एक ही व्यक्ति है जो इन दो लोगों को नियंत्रित कर सकता है, और वह है चू लिंगसियो। अनुशासन के लिए चू लिंगसियो का एकमात्र शब्द पिटाई है। जब उसने ऐसा किया तो उसे बेहद दर्द हुआ। शुरुआत में लिन युआन बहुत असंबद्ध था और वापस लड़ना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि वह चू लिंगसियो को बिल्कुल भी नहीं हरा सकता है, क्योंकि उनके बीच 3 साल की उम्र का अंतर है। चू लिंगसियो को हमेशा फायदा होता है और उसके माता पिता चू लिंगसियो की शिक्षा के लिए बहुत सहायक हैं। धीरे धीरे लिन युआन पूरी तरह से डर गया था और अपने माता पिता को देखने की तुलना में चू लिंगसियो को देखकर और भी अधिक भयभीत था। बाद में चू लिंगसियो ने कुछ और वर्षों तक सेना में सेवा की। सेना से छुट्टी मिलने के बाद उनके कौशल में कमी नहीं आई बल्कि सुधार हुआ। हालांकि लिन युआन पहले ही शराब और सेक्स से थक चुका था और अब और नहीं लड़ सकता था। सौभाग्य से जब चू लिंगसियो ने खुद को पारिवारिक व्यवसाय में व्यस्त करना शुरू कर दिया तो वह शायद ही कभी उसके सामने आए और उसने कुछ समय के लिए एक स्थिर जीवन जिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चू लिंगसियो इस समय यहाँ दिखाई देगी। लिन युआन, मेरे भाई ने कहा कि आपने उसे इस तरह के आयोजन में आमंत्रित किया है। क्या आपके पास कहने के लिए कुछ है? चू लिंगसियो एक रानी की तरह थी जो लिन युआन को ऊपर से नीचे तक गौर से देख रही थी। चूहाओ जी ने जो कुछ भी कहा वह मेरे शब्द थे। लिन युआन करा उठा। वह चूहाओ जी के पास खड़ा था जो अभी भी जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, लगातार लिन युआन के कपड़ों के कोने को खींच रहा था, जिसका अर्थ था कि उसे अपना दोष लेना चाहिए। लिन युआन को कड़वाहट महसूस हुई। इस बार ऐसा नहीं था कि वह मदद नहीं करना चाहता था। अगर कोई और आता तो वह फैटीचू का दोष अपने ऊपर ले लेता। वैसे भी उसके ऊपर पहले से ही काफी दाग थे, लेकिन उसके सामने जो व्यक्ति था वो चू लिंगसियो था। जैसा कि फैटीचू ने अभी कहा था, मैं अपने साथी ताओवादी को मरने के बजाय मरना पसंद करूंगा। लिन युआन मरना नहीं चाहता है। सिस्टर लिंगसियो, आप जानती हैं कि मेरे बच्चे हैं और मैं ऐसे अवसरों को कभी बढ़ावा नहीं दूंगी। ये चूहाओ जी ही था जिसने मुझे पहले फोन किया था और बताया था कि वह खतरे में है और मुझसे आकर उसे बचाने के लिए कहा था। इसलिए मैं आया था। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो मैं आपको कॉल रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ। इस बार इसका वास्तव में मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लिन युआन ने सच्चाई बताई और कहा कि चाहे कुछ भी हो वह दोष नहीं लेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं मदद नहीं करना चाहता, बात सिर्फ इतनी है कि मैं बेहद व्यस्त हूँ। मुझे अपना फोन देखने दो। ठीक है सिस्टर लिंगशियो। लिन युआन ने सीधे अपना मोबाइल फोन निकाला और कॉल लॉक खोला। चूहाओ जी उसे रोकना चाहता था, लेकिन चू लिंगशियो ने उसे कातिलाना नजरों से घूरा। चू लिंगशियो ने कॉल रिकॉर्ड पर एक नजर डाली। सबसे ताज़ा कॉल रिकॉर्ड आज शाम 8:40 बजे का था। ठीक यही वो समय था जब वह ब्रिलियंट क्लब पहुंची और चूहाओ जी का दरवाजा बंद कर दिया। इस कॉल रिकॉर्ड से लिन युआन ने जो कहा वह और अधिक विश्वसनीय हो गया। चूहाओ जी, तुम अभी मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत करते हो। चू लिंगशियो गुस्से में था। वह खड़ी हुई और घुटनों के बल बैठे चूहाओ जी के पास चली गई। हालांकि यह छोटा भाई आज्ञाकारी था, फिर भी उसने उसे चिंता में डाल दिया। मैंने उसे पीटा और डांटा, लेकिन उसकी बुरी आदतें नहीं बदली। उसने अपना पैर उठाया और चूहाओ जी की छाती पर लात मारी, जिससे चूहाओ जी जमीन पर पीठ के बल गिर पड़ा। बहन, कृपया मेरी बात सुनो। इसका एक कारण है। ठीक है, मुझे ये समझाओ। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें इस तरह की जगह पर क्या लाया होगा। उन सभी लड़कियों के साथ जिन्होंने इतने आकर्षक कपड़े पहने थे, वे व्यवहारिक रूप से नग्न थीं। मुझे ये समझाओ। चू लिंगशियो ने दीवार के सामने खड़ी लड़कियों की कतार पर नजर डाली। चू लिंगशियो ऐसी महिलाओं को है दृष्टि से देखती थी, लेकिन वह ज्यादा कुछ नहीं कहती थी। आखिरकार वे स्वयं को अपमानित करने को तैयार थे और यह उनकी अपनी पसंद थी। चू लिंगशियो की ओर देखने के बाद पंक्ति में मौजूद लड़कियों ने शर्म महसूस करते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। चू लिंगशियो की आभा बहुत मजबूत है। यदि गुपिंगी एक ठंडी देवी है तो चू लिंगशियो एक दबंग रानी है। मैं वह यह चूहाओ जी ने अपना दिमाग खूब दौड़ाया और बहुत सोचा, कोई कारण ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई कारण नहीं सूझा। अपने मूर्ख भाई को देखकर जो कितनी भी कोशिश करने के बावजूद कोई कारण नहीं बता सका, चू लिंगशियो और भी क्रोधित हो गया। ठीक है, तुम्हें अब और समझाने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ वापस आओ। जब हम घर पहुंचेंगे तो मैं तुमसे निपट लूंगा। चू लिंगशियो की महिमा का सामना करते हुए चूहाओ जी ने बिल्कुल भी विरोध करने की हिम्मत नहीं की। नहीं उसके पास विरोध करने का विचार था, क्योंकि वह अपनी बहन का दिल से सम्मान, प्रशंसा और प्यार करता था। लिन युआन, मेरे साथ वापस आओ। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मेरे बारे में कुछ क्यों है? लिन युआन हैरान था। क्या बकवास है? क्या गलतफहमी दूर नहीं हुई? मुझे आपके साथ वापस क्यों जाना चाहिए? तुम मेरी बहन नहीं हो। इससे पहले चूहाओ जी अपने चेहरे पर स्पष्ट थप्पड़ के निशान के साथ घर आए थे। उनका पूरा चेहरा सूज गया था। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ और उन्होंने मुझे बताया कि वह गिर गए थे। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, है ना? चू लिंगशियो ने लिन युआन की ओर देखा और पूछा। लिन युआन ने चूहाओ जी को देखा और उसे समझ नहीं आया कि कैसे शिकायत करे। तुम सच में होशियार हो। वहाँ इतना स्पष्ट थप्पड़ का निशान है और आपने वास्तव में कहा कि यह गिरने के कारण हुआ था। हे 56/717 मेरे साथ डराओ। लिन युआन ने चूहाओ जी की ओर देखा। कभी कभी वह चूहाओ जी के सिर को भी खोलकर देखना चाहता था कि उसमें पानी भरा है या पेस्ट। लिन युआन, मुझे बताओ वास्तव में क्या हो रहा है? चू लिंगशियो ने लिन युआन की ओर देखा और पूछा। आप अपने भाई को हरा सकते हैं, लेकिन आपको कभी भी दूसरों को उसे धमकाने नहीं देना चाहिए। यह एक लंबी कहानी है, तो फिर मेरे घर चलकर धीरे धीरे बात करेंगे। आप इसे छोटा भी रख सकते हैं। ये सुनकर लिन युआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे कहा। जैसे ही चू लिंगशियो की आंखें उस पर पड़ी, शांत हो गईं, जिससे लिन युआन को बहुत असहज महसूस हुआ, जैसे कि उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए हों और उसके सामने खड़ा हो। वहाँ बिल्कुल भी कोई रहस्य नहीं था और यहाँ तक कि उसके दूसरे भाई की ऊंचाई भी उसके हाथों में थी। ये लॉन हाओचेन नाम का एक आदमी था जिसने मुझे पीटा था। लॉन हाओचेन के साथ मेरी कुछ शिकायतें थी और फिर लॉन हाओचेन ने फैटीचू का अपहरण करने और मुझे बाहर निकालने के लिए चेन जिंगयू का इस्तेमाल किया। फैटीचू को लॉन हाओचेन ने थप्पड़ मारा था। चेन जिंगयू, लॉन हाओचेन। चू लिंगशियो ने 2 नाम बुद्ध बताए, फिर लिन युआन की ओर देखा और कहा। मुझे याद है चेन जिंगयू तेंगयुआन समूह के उपाध्यक्ष हैं और लॉन हाओचेन गुकिंगी के अंगरक्षक हैं, ठीक है? लिन युआन ने उत्तर दिया। चू लिंगशियो को यह सब पता था और उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उत्तरी शहर के 4 प्रमुख परिवार एक दूसरे की निगरानी कर रहे थे। एक परिवार ने क्या किया, क्या हुआ या वे क्या करना चाहते हैं, इसकी खबर अन्य 3 परिवारों को तुरंत मिल जाती। पहले दिन जब लॉन हाओचेन गुकिंगी का निजी अंगरक्षक बना, अन्य 3 परिवारों के लोगों को यह खबर पहले से ही पता चल गई थी। चू लिंगशियो ने लिन युआन पर नजर डाली। वह मोटे तौर पर उनके बीच के रिश्ते का अनुमान लगा सकती थी। लिन युआन 3 साल से गुकिंगी का पीछा कर रहा था और यह बात उत्तरी शहर में सभी को पता थी। संभवतः ऐसा था कि गुकिंगी का पीछा करने की प्रक्रिया में कुछ अप्रिय घटना घटी, जिसके कारण बाद की घटनाएं हुई। तो मेरे भाई का दुर्भाग्य आपके कारण हुआ। सिस्टर लिंगशियो, यदि आप ऐसा कहती हैं तो मेरे पास इसका खंडन करने का कोई तरीका नहीं है। लिन युआन ने अपना सिर खुजाया। वास्तव में यही मामला था। ये सुनकर चू लिंगशियो ने आह भरी और लिन युआन की ओर देखा, जो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने उसे बहुत चिंता दी थी। जल्दी वापस जाओ और दोबारा इस तरह की जगह पर मत आना।
चूलिंग ने लिन युआन को उपदेश दिया और फिर चू हाओजी को घर ले जाने के लिए तैयार किया। हालांकि जब वह बॉक्स से बाहर निकलने वाली थी तो वह अचानक रुक गई क्योंकि उसने अपने दिमाग में एक अजीब आवाज सुनी। सिस्टम बाइंडिंग प्रगति पर है, बाइंडिंग सफल है, होस्ट नाम चू लिंगशियू, सिस्टम द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा करें और कार्य पुरस्कार प्राप्त करें। सिस्टम द्वारा जारी मिशन, लिन युआन को घर ले आओ और मेजबान के पिता को बताओ कि आप लिन युआन को डेट कर रहे हैं। कार्य पूरा करने का पुरस्कार, प्राचीन योद्धा बनने के लिए सफलतापूर्वक आगे बढ़ना। चू लिंगशियू ने बाहें चढ़ा दी, एक पल के लिए सोचा, फिर पलटा और लिन युआन की ओर देखा। इस दृश्य ने लिन युआन के रोंगटे खड़े कर दिए। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे किसी दुर्भावनापूर्ण शक्ति द्वारा निशाना बनाया जा रहा हो। सिस्टम, आखिर यह क्या है? और वे चाहते हैं कि मैं अपने पिता को बताऊं कि मैं लिन युआन को डेट कर रहा हूं। क्या आप मुझसे, लिन युआन और मैं मजाक कर रहे हैं? चू लिंगशियू ने अपने दिल में शिकायत की, लेकिन इस मिशन के इनाम ने उसे थोड़ा लजाया। जिन वर्षों में उसने सेना में सेवा की, उसने सीखा कि इस दुनिया में एक तरह के लोग थे जिन्हें प्राचीन योद्धा कहा जाता था। वे अत्यंत दुर्लभ थे और यहाँ तक कि प्रवेश स्तर के प्राचीन योद्धाओं में भी असाधारण ताकत थी। उसने कड़ी ट्रेनिंग की लेकिन एक प्राचीन योद्धा की दहलीज तक नहीं पहुंच सकी। उसने अपने वरिष्ठ से पूछा कि एक प्राचीन योद्धा कैसे बने। कमांडर ने उससे कहा कि उसके पास कोई मौका नहीं है। सभी प्राचीन योद्धाओं ने बचपन से ही प्रशिक्षण शुरू कर दिया था, लेकिन वह पहले से ही वयस्क थी और उसकी हड्डियां ठीक हो चुकी थीं। जब तक कोई जादुई दवा न हो, उसके लिए फिर से एक प्राचीन योद्धा बनना असंभव था। हालांकि ऐसी दवा दुनिया में दुर्लभ थी और भले ही आपके पास अरबों की संपत्ति हो, फिर भी आप इसे नहीं पा सकेंगे। और अब मेरे सामने एक ऐसा अवसर है जो मुझे एक प्राचीन योद्धा बना सकता है। यदि यह सच है और मैं इसे भूल गया तो मुझे निश्चित रूप से जीवन भर इसका पछतावा रहेगा। क्यों ना इसे एक प्रयास दें? चू लिंगशियू ने अपना मन बना लिया और फिर लिन युआन की ओर देखा। लिन युआन, मेरे साथ वापस आओ। ओह, जब लिन युआन ने सुना कि चू लिंगशियू उसके साथ घर जाना चाहता है तो वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। बहन, क्या तुम्हें मुझे घर ले जाने की धुन सवार है? चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मुझ पर एक छोटा सा उपकार करो। ये देखकर कि लिन युआन थोड़ा प्रतिरोधी था, चू लिंगशियू की आवाज नरम हो गई। ये सचमुच एक छोटा सा उपकार है? लिन युआन ने सावधानी से पूछा। ये वास्तव में सिर्फ एक छोटा सा उपकार है। मैंने तुमसे कब झूठ बोला है? जल्दी करो, मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर मत करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। सिस्टर लिंगशियू, कृपया कुछ न करें। लिन युआन ने विरोध करना छोड़ दिया और चू लिंगशियू का आज्ञाकारी ढंग से पीछा किया और उसके साथ चू परिवार में वापस चली गई। हालांकि लिन युआन के पास अब चू लिंगशियू को कुचलने की ताकत है और अब उसे चू लिंगशियू के उस पर हमला करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर भी लिन युआन चू लिंगशियू का सामना करते समय विरोध करने की भावना नहीं जुटा सकता है। शायद वह अपने पूर्ववर्ती से प्रभावित था, या शायद वह अपने दिल में जानता था कि इस ताकत का इस्तेमाल केवल उसके दुश्मनों से निपटने के लिए किया गया था और सिस्टर लिंगशियू स्पष्ट रूप से उसकी दुश्मन नहीं थी। चू लिंगशियू ने चू हाओजी का कान पकड़ा, उसके बाद लिन युआन ने और ब्रिलियंट क्लब छोड़ दिया। वेटर्स की कतारें दोनों तरफ खड़ी थी, सांस लेने की हिम्मत नहीं कर रहे थे और वे अगली बार स्वागत है का एक भी शब्द नहीं बोल सके जो वे आमतौर पर कहते थे। लिन युआन चू लिंगशियू की कार में चढ़ गया और क्लब के वेटर को अपनी कार को चलाने और पीछे चलने के लिए कहा। लिन युआन ने इसे स्वयं क्यों नहीं चलाया? क्योंकि चू लिंगशियू को डर था कि कमीने लिन युआन आधे रास्ते से भाग जाएगा, इसलिए ऐसा करना अधिक सुरक्षित होगा। जल्द ही कार चू परिवार के पास पहुंची। चू परिवार की सजावट लिन परिवार से बिल्कुल अलग है। लिन परिवार की शैली रेट्रो चीनी है, जबकि चू परिवार की शैली पूरी तरह से पश्चिमी है। मुख्य हॉल में प्रवेश करते हुए चू लिंगशियू ने दरवाजे के पीछे से एक वॉशबोर्ड निकाला और चू हाओजी की ओर फेंक दिया। वॉशबोर्ड लेने के बाद चू हाओजी बहुत स्वाभाविक रूप से लिविंग रूम के केंद्र में चले गए, वॉशबोर्ड को जमीन पर रख दिया और उस पर घुटनों के बल बैठ गए। अल्पविराम, ये देखकर लिन युआन कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसे अब भी याद है कि चू लिंगशियू ने सजा देने का यह तरीका अपनी मां से सीखा था। जब भी उसके पिता कोई गलती करते तो उसकी मां उसे वॉशबोर्ड पर घुटनों के बल बैठा देती। बाद में उसने इसे चू लिंगशियू को दे दिया और उसे अपने और फैटी चू से निपटने के लिए इस तरकीब का उपयोग करने के लिए कहा। सौभाग्य से अब मुझे घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। लिन युआन ने चुपचाप दरवाजे के पीछे देखा। वहां एक वॉशबोर्ड था। उसने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। मैंने इसे नहीं देखा, मैंने इसे नहीं देखा, मैंने इसे नहीं देखा। सिस्टर लिंगशियू, आपने मुझसे एक छोटा सा उपकार करने के लिए कहा था। यह क्या है? लिन युआन ने पूछा। वह बस यही चाहता था कि यह छोटा सा एहसान जल्दी से पूरा कर यहाँ से चला जाए और अपने घर चला जाए। हे 57/717 / 58 हम डेटिंग कर रहे हैं। चिंता मत करो, आओ थोड़ी देर बैठो, बाद में पता चलेगा। चू लिंगशियू ने लिन युआन की ओर देखा और कहा, अब मेरे पिता अभी तक वापस नहीं आए हैं, इसलिए मुझे थोड़ा इंतजार करना होगा। लिन युआन चुप रहे। वह कदम दर कदम सोफे की ओर बढ़ा और बैठ गया। ऐसा नहीं है कि वह पहले चू परिवार में नहीं गया था, लेकिन हर बार जब वह आता था तो उसके पास कोई अच्छी यादें नहीं होती थी, इसलिए लिन युआन के दिल में चू परिवार के प्रति कुछ प्रतिरोध था। मुख्यतः क्योंकि चू लिंगशियू के सामने वह अपने छोटे भाई चू हाओजी की तुलना में एक छोटे भाई की तरह है। लिन युआन को इतना सहमत देखकर चू लिंगशियू मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था। नॉर्थ सिटी का युवा खलनायक जिससे हर कोई डरता था, उसके सामने एक अच्छे बच्चे की तरह लग रहा था। क्या आप अभी भी गुकिंगे का पीछा कर रहे हैं? चू लिंगशियू ने अचानक पूछा। अब नहीं, मैं अब तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। लिन युआन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चू लिंगशियू अचानक उससे ऐसा सवाल पूछेगा। पीछा न करना ही अच्छा है। चू लिंगशियू ने सिर हिलाया। वह लिन युआन को भी अपने भाई की तरह मानती थी। उसने 3 साल तक लिन युआन को गुकिंगी का पीछा करते देखा, लेकिन गुकिंगी उदासीन रही और उसे लगा कि लिन युआन के लिए यह इसके लायक नहीं था। हालांकि एक लड़की के रूप में वह गुकिंगी को भी समझ सकती थी। इस बेवकूफ लिन युआन को इतना मूर्खतापूर्ण काम करने और यहाँ तक कि एक बच्चा पैदा करने के लिए किसने मजबूर किया? इस तरह का बुरा व्यवहार वाकई महिलाओं को पसंद नहीं आता। उन दोनों ने इस तरह सामान्य बातचीत की। चू हाओजी उनके बगल में घुटनों के बल बैठ गए और उनकी बातचीत को ध्यान से सुनने लगे। 1 घंटे से अधिक समय तक इंतजार करने के बाद चू लिंगशियू और चू हाओजी के पिता घर लौट आए। जैसे ही वह घर लौटा, चू हुआरुंग ने अपने बेटे को वॉशबोर्ड पर घुटनों के बल बैठे देखा। वह सचमुच गुस्से में था। वह घर में चला गया और चू हाओजी को डांटना शुरू कर दिया। आप बहुत हारे हुए व्यक्ति हैं। आप हर दिन सिर्फ खाते हैं, पीते हैं और मौज करते हैं। आप खाने के लिए उठते हैं, खेलने के लिए खाते हैं, सोने के लिए खेलते हैं। आप सुअर से भी बदतर हैं। सुअर मोटे हो गए हैं और आप उनका मांस खा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं हर दिन? क्या आप अपनी बहन और मुझे कम चिंता नहीं करने दे सकते? हमें कंपनी के मामलों और आपके मामलों से निपटना है। क्या आपको लगता है कि हमारे 3 सिर और 6 हाथ हैं, या हम खुद को 2 में विभाजित कर सकते हैं? अपने पिता के दुर्व्यवहार का सामना करते हुए चू हाओजी ने अपना सिर नीचे कर लिया और चुप रहे। जवाब देने की हिम्मत नहीं की। शाप देने के बाद चू हुआरुंग को बहुत अधिक आराम महसूस हुआ। उसके सीने में दबा हुआ गुस्सा आखिरकार निकल गया। उसने मुड़कर अपनी बेटी को देखा और फिर उसने लिन युआन को देखा। चू हुआरुंग लिन युआन को बहुत नापसंद करता था, क्योंकि वह हमेशा मानता था कि चू हाओजी आज जो कुछ भी है वह पूरी तरह से इसलिए बना क्योंकि उसे लिन युआन ने गुमराह किया था। हताराम कनो अंकल चू, लिन युआन ने विनम्रता से अभिवादन किया। नहीं, इसके जवाब में चू हुआरुंग ने बस हल्के से जवाब दिया। अपनी आस्तीनें झपकाईं और अध्ययन के लिए जाने के लिए तैयार हो गया। जहां तक लिन युआन और चू हाओजी की बात है, उसने उन्हें अनदेखा करने की योजना बनाई। लेकिन इस समय चू लिंगशियू ने बात की। पिताजी, मुझे आपको कुछ बताना है।
ये सुनकर कि यह उसकी बेटी थी जो बोल रही थी, चू हुआरुन रुक गया, अपनी बेटी की ओर देखने के लिए मुड़ा और कहा, बताओ क्या बात है। ये बेटी ही है जो उसे घर पर सबसे कम चिंता देती है और उसे उस पर गर्व है, इसलिए वह उसकी हर बात सुनता है। मैं लिन युआन को देख कर रहा हूँ। बैंग। चू हुआरुन को केवल अपने सिर में एक जोरदार विस्फोट महसूस हुआ और फिर सब कुछ खाली हो गया। वह अपनी बेटी को एकटक देखता रहा, कुछ हद तक अविश्वसनीय। लिन युआन ज्यादा बेहतर नहीं था। उसने चू लिंगशियू को एकटक देखा। क्या चल रहा है? हम एक छोटा सा उपकार करने के लिए सहमत हुए, तो ऐसा कैसे हो गया कि हम डेटिंग कर रहे हैं? कब की बात है ये? मुझे इसके बारे में कैसे पता नहीं चला? चू हाओजी ने अपनी आंखें चौड़ी की, अपना मुंह खोला और फिर लिन युआन को एक अंगूठा दिया। क्या कहा तुमने? दोबारा कहो। मैंने कहा, मैं लिन युआन को देख कर रहा हूँ। चू लिंगशियू ने कोई जल्दबाजी नहीं की और फिर से बहुत शांति से बोला, सिस्टम मिशन पूरा हुआ, मिशन पुरस्कार जारी किए गए, मेजबान को एक प्राचीन योद्धा बनने के लिए सफलतापूर्वक पदोन्नत किया गया। चू लिंगशियू ने अपने दिमाग में सिस्टम की आवाज सुनी और तुरंत बाद उसने महसूस किया कि उसका शरीर गर्मधारा से घिरा हुआ है। जब गर्मधारा समाप्त हो गई तो चू लिंगशियू को लगा कि उसके शरीर में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। उसका शरीर ताकत से भरा हुआ था, उसकी आत्मा अधिक भरी हुई थी, उसका ध्यान अधिक केंद्रित था और वह अपने आसपास की हर गतिविधि को अधिक सहजता से महसूस कर सकती थी। ये वास्तव में सच है, मैं वास्तव में एक प्राचीन योद्धा बन गया हूँ। इस तथ्य ने चू लिंगशियू को बहुत खुश किया। उसने अनजाने में अपने मुंह के कोने ऊपर उठाया और मुस्कुरा दी। गधे, तुम अब भी हंस सकते हो। इस समय चू हुआरुन जोर से चिल्लाया। चू लिंगशियू ने अपनी मुस्कुराहट दूर कर दी। वह लगभग भूल गई थी कि स्थिति अभी भी बहुत गंभीर है। सिस्टम कार्य को पूरा करने के लिए उसने जो कहा उससे उसके पिता क्रोधित हो गए होंगे, क्योंकि मेरे पिता लिन युआन से बहुत नफरत करते हैं और सोचते हैं कि यह लिन युआन ही था जिसने चू हाओजी को गुमराह किया था। चू लिंगशियू समझाने ही वाला था कि यह सिर्फ एक मजाक था या कुछ और, लेकिन जब ये शब्द उसके होठों तक आए तो उसने उन्हें वापस निकल लिया, क्योंकि उसने अपने पिता द्वारा उससे शादी करने के लिए आग्रह करने और उसके द्वारा उसे पेश की गई ब्लाइंड डेट के बारे में सोचा था। उसे यह पसंद नहीं आया, इसलिए उसने प्रवाह के साथ जाने का फैसला किया और लिन युआन को अपनी ढाल बनने दिया। पिताजी, प्यार में पड़ना मेरी आजादी है, मैं जिसे चाहूं डेट कर सकता हूं। चू लिंगशियू ने सीधे तौर पर कहा कि वह अपने पिता से बिल्कुल भी नहीं डरती थी, क्योंकि वह तब से स्वतंत्र रूप से रह रही थी जब वह बहुत छोटी थी और खुद ही विभिन्न समस्याओं का सामना करती थी, इसलिए उसमें स्वायत्ता की बहुत मजबूत भावना थी। हाँ, ये वास्तव में आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन आप लिन युआन की तलाश भी नहीं कर सकते। क्या आप नहीं जानते कि वह किस तरह का व्यक्ति है? चू हुआरुन के पास अपनी बेटी से निपटने का कोई रास्ता नहीं था। वह सक्षम और स्वतंत्र विचारों वाली थी, लेकिन अन्य लोगों के साथ यह ठीक था। हालांकि लिन युआन निश्चित रूप से एक विकल्प नहीं था, वह इस बात पर कभी सहमत नहीं होंगे। मैं समझता हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं लिन युआन को उसकी सभी खामियों को दूर करने में मदद कर सकता हूं। आपको भरोसा है? मैं आपको केवल ये बता सकता हूं कि कुत्ता हमेशा गंदगी खाएगा। यदि वह बदल सकता है तो उसने बहुत पहले ही ऐसा कर दिया होता और उसकी इतनी खराब प्रतिष्ठा नहीं होती जितनी अब है। चू हुआरुन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। क्या लिन युआन बेहतरी के लिए बदल सकता है जब तक सूरज पश्चिम से न उगे? लिन युआन को जो सुना वह पसंद नहीं आया। वह जानता था कि चू हुआरुन उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन यह वास्तव में बहुत ज्यादा था। अंकल चू, 3 दिन की अनुपस्थिति के बाद एक आदमी को नई नजरों से देखा जाना चाहिए। मैं अब वही व्यक्ति नहीं हूं जो पहले था, मैं फिर कभी वैसा नहीं रहूंगा। लिन युआन ने कहा। लिन युआन का मूल इरादा खुद का बचाव करना था, लेकिन चू हुआरुन की नजर में ऐसा लग रहा था जैसे लिन युआन उसकी बेटी को डेट कर रहा था और चू हुआरुन को इसे स्वीकार करने के लिए सिर्फ झूठ बोल रहा था। मैं इससे सहमत नहीं हूं। चू हुआरुन ने कहा। लिंगशियू, आप हमेशा मेरे लिए चिंतामुक्त व्यक्ति रहे हैं, आप ऐसा कैसे नहीं कर सकते? पिताजी, मुझे पता है कि आपको लिन युआन पसंद नहीं है, लेकिन मैं अपनी भावनाओं के बारे में अपना निर्णय खुद लेना चाहता हूं। चू लिंगशियू ने अपने पिता की ओर देखा और सीधे कहा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप अपने लिए निर्णय लें, आप अपने लिए निर्णय लें, मुझे कोई परवाह नहीं है। चू हुआरुन के बोलने के बाद वह गुस्से में चला गया और अपने अध्ययन कक्ष में वापस चला गया। हे 58/717 में कल डेट पर जा रहा हूँ। चू परिवार बैठक कक्ष। चू हुआरुन गुस्से में चला गया और अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए एक फूलदान तोड़ दिया। ये देखकर लिन युआन ने अपने दिल में आह भरी और चू लिंगशियू की ओर देखा। हालात ऐसे कैसे हो गए? सिस्टर लिंगशियू, क्या आपने मुझसे एक एहसान करने के लिए नहीं कहा? अब क्या हो रहा है? हमने डेटिंग कब शुरू की? मुझे इसके बारे में कोई जानकारी कैसे नहीं थी? चू लिंगशियू मुस्कुराए और उदास चेहरे के साथ लिन युआन की ओर देखा और कहा, ये वास्तव में एक छोटा सा उपकार है। मेरी बहन पर हाल ही में उसके परिवार द्वारा शादी करने का दबाव डाला गया है और उसे कई ब्लाइंड डेट से परिचित कराया गया है। उसे ढाल के रूप में कार्य करने के लिए एक प्रेमी की आवश्यकता है। हे भगवान, लिन युआन भ्रमित था। उसकी उम्र के कारण चू लिंगशियू को वास्तव में उसके परिवार द्वारा शादी करने का आग्रह किया गया था और उसे वास्तव में कई ब्लाइंड डेट से परिचित कराया गया था। चू लिंगशियू इस बात से बहुत नाराज थी, इसलिए उसने बाद में अपने लिए ढाल के रूप में काम करने के लिए एक नकली प्रेमी ढूंढ लिया। मूल उपन्यास में ढाल के रूप में काम करने वाला यह नकली प्रेमी कोई और नहीं बल्कि हमारा नियतिपुत्र लॉन हाओचेन था। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नकली प्रेमी धीरे धीरे असली प्रेमी बन जाता है और अब उन्होंने लॉन हाओचेन की जगह ले ली है। वह चू लिंगशियू का नकली प्रेमी बन गया था। भैया, बहन आपसे मदद मांगे तो आप मदद करने से मना तो नहीं करेंगे ना? चू लिंगशियू लिन युआन के सामने आया और उसने एक हाथ से लिन युआन की टुड्डी उठा ली। ये बच्चा लंबा और मजबूत हो गया है। चू लिंगशियू ने अपने दिल में टिप्पणी की कि लिन युआन अब उससे लगभग आधा से लंबा था, जबकि वह उससे छोटा बच्चा हुआ करता था। समय उड़ जाता है। सिस्टर लिंगशियू, भले ही आपने मुझे आग और पानी से गुजरने के लिए कहा हो, मैं शिकायत नहीं करूंगा, लेकिन यह मामला मेरे लिए वास्तव में कठिन है। देखो, अंकल चू कितने गुस्से में है। लिन युआन ने चू हुआरुन की अभिव्यक्ति को स्पष्ट रूप से देखा। उसने झटके से अमूल्य फूलदान गिरा दिया। वह सचमुच क्रोधित हो गया होगा। मेरे पिता के बारे में चिंता मत करो, मैं उनका ख्याल रखूंगा। तुम्हें बस मेरे प्रेमी की भूमिका निभानी है, क्या तुम समझे? समझ गया। लिन युआन ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। ऐसा लगता है कि बहन लिंगशियू ने फैसला कर लिया है कि वह उसका फायदा उठाएगी। ठीक है, मैं अपने पिताजी से मिलने जा रहा हूँ, आप पहले वापस जाएं। चू लिंगशियू ने बोलना समाप्त करने के बाद अध्ययन की ओर चल दी। उसके पिता बहुत क्रोधित थे और उसे उन्हें सांत्वना देनी पड़ी। चू लिंगशियू के अध्ययन के लिए जाने के बाद चू हाओजी तुरंत वॉशबोर्ड से उठ खड़ा हुआ, लिन युआन की तरफ एक कदम उठाया और अपनी बाहें लिन युआन की गर्दन के चारों ओर डाल दी। लिन युआन, जितनी जल्दी हो सके मेरी बहन को जीतने की पूरी कोशिश करो। मैं तुम्हारे जीजा होने पर बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं करूंगा। चू हाओजी ने लिन युआन से कहा। उसने अभी अभी लिन युआन और उसकी बहन के बीच की बातचीत सुनी थी। उसने सोचा कि दोनों वास्तव में डेटिंग कर रहे थे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि लिन युआन उसकी बहन द्वारा ब्लाइंड डेट को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपकरण मात्र था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले टूल से शुरुआत करें और फिर एक झटके में अपनी बहन को जीत लें। सही रास्ते पर आना संभव नहीं है। उस समय तक मेरी बहन लिन युआन को हर दिन एक सबक सिखा सकती है और फिर उसके पास मेरी देखभाल करने के लिए समय नहीं होगा और मैं खुशी और आज़ादी से रह सकता हूँ। यह एकदम सही है। लिन युआन ने चू हाओजी पर अपनी आंखें घुमाई। वह ठीक ठीक जानता था कि मोटा आदमी क्या सोच रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बहन के लायक हूँ? लिन युआन ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं। लिन युआन, अपने आप को कम मत समझो। भले ही तुम्हारी शक्ल मुझसे बिल्कुल मेल न खाए, फिर भी यह 80% संभावना है। बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। वॉशबोर्ड पर घुटनों के बल वापस जाएं। लिन युआन ने चू हाओजी को दूर धकेल दिया और पीछे मुड़कर लिविंग रूम से बाहर चला गया।
वह घर जा रहा था। उसे अभी भी महसूस हो रहा था कि उसका सिर सूत की गेंद की तरह गूंज रहा है और अस्त व्यस्त है, जिससे बिल्ली खेल रही हो। उसे कुछ शांत समय चाहिए था। लिन युआन, इसके बारे में सोचो, अगर तुम मेरी बहन को मारोगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। चूहाओजी अभी भी पीछे से चिल्ला रहा था। लिन युआन चू परिवार से दूर चला गया। जैसे ही कार हाईवे पर चल रही थी, वह सड़क के दोनों ओर लगी लाइटों को ओवरटेक करता रहा। रात की हवा को महसूस करते हुए उसने कार की खिड़की खोली और अंततः थोड़ा शांत हुआ। बाद में लिन युआन ने कार को सड़क के किनारे पार्क कर दिया। वह बाहर निकला और दरवाजे के सामने झुककर दूर के दृश्य को देखने लगा। ये सब अराजकता है। लिन युआन ने रात के आकाश की ओर देखा। टिमटिमाते तारे उसे देखकर ऐसा लग रहे थे जैसे वह टिमटिमा रहा हो। वह कुछ बेबसी के साथ फूट फूट कर मुस्कुराया। मेरे अपने कारणों से ही वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई। ठीक है, सब कुछ प्रवाह के साथ चलने दो। काफी देर तक वहां खड़े रहने के बाद लिन युआन ने गहरी सांस ली और अपनी मानसिकता को समायोजित किया। जब मैं लिन परिवार के पास लौटा तो रात का खाना पहले ही खत्म हो चुका था और बर्तन साफ कर दिए गए थे। आप कहाँ चले गए थे? लिन त्यानिक सिंह ने अपने बेटे की ओर देखा और पूछा। उसने ज़ियाओबाओ से सुना कि लिन युआन आज उसे तेंग युआन समूह में ले गया, फिर घर गया और फिर बाहर चला गया और फिर घर गया और फिर बाहर चला गया। कुछ हुआ, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया। लिन युआन ने मुख्य बिंदु को टाल दिया। वह ये नहीं कह सकता था कि वह ब्रिलियंट क्लब गया, फिर चू परिवार के पास गया और फिर चूलिंग शिव के साथ एक रोमांटिक पार्टनर बन गया। अगर मैं ये कहूं तो भी मुझे लगता है कि मेरे पिता इस पर विश्वास नहीं करेंगे। वह बस यही सोचेगा कि मैं ब्रिलियंट क्लब में फिर से बेवकूफ बनाने गया था और फिर वह मुझे सजा देगा। मैंने ज़ियाओबाओ से सुना कि आप तेंग युआन समूह में गए थे। हाँ, गूगली चाहती थी कि मैं उसकी कुछ मदद करूं, इसलिए मैं वहां गया। लिन युआन ने ज़ियाओबाओ पर नजर डाली। तुम्हारी छोटी सूती गद्देदार जैकेट से हवा लीक हो रही है, तुम कुछ कैसे कह सकती हो? ऐसा लग रहा था कि उसे ज़ियाओबाओ को यह सिखाना होगा कि राज कैसे छिपाया जाता है। हमारी अपनी कंपनी है तो हम हर समय दूसरे लोगों की कंपनियों के पास क्यों भागते रहते हैं? मैं देख रहा हूं कि आप वास्तव में हाल ही में बदल गए हैं। कल कंपनी में जाएं और मैं आपके लिए एक पद की व्यवस्था करूंगा। अब आपके लिए कंपनी के मामलों को संभालने का समय आ गया है। लिन त्यानिक सिंह पिछले 2 दिनों में लिन युआन के प्रदर्शन से काफी संतुष्ट थे। वह सचमुच पहले जितना बुरा नहीं था। वह उसे और अधिक शक्ति देने पर विचार कर रहा था। वैसे भी कंपनी भविष्य में लिन युआन की होगी, इसलिए उसे जल्द से जल्द कार्यभार संभालने देना अच्छी बात होगी। जब इस बात की बात आती है तो वह परिवार से गुपिंग गई और चू परिवार से चूलिंग शो से बहुत ईर्ष्या करता है। दोनों लड़कियां पहले से ही अपने दम पर बैनर ले जाने में सक्षम है, लेकिन उनका बेटा अभी भी बदमाश है। मैं कंपनी के मामलों को नहीं समझता। पिताजी, आपके पास व्यवसाय चलाने के लिए अभी भी कई दशक हैं। मुझे कार्यभार संभालने न दें। अगर मैं कंपनी को दिवालिया बना दूं तो क्या होगा? ये भयानक होगा। लिन युआन लिन त्यानिक सिंह के पास आए और बैठ गए। मुझे देर सवेर कार्यभार संभालना ही होगा। जब तक आप ये सब बर्बाद नहीं कर देते तब तक इंतजार करने के बजाय मैं अभी इसे प्रबंधित करने में आपकी मदद करना चाहूंगा, जबकि मेरे पास अभी भी काम करने के लिए 2 और साल हैं। अल्पविराम। लिन युआन ने और कुछ नहीं कहा। वह बहुत प्रभावित हुआ। उसके माता पिता उसके लिए पूरी जिंदगी व्यस्त रहे। मैं पहले एक वास्तविक व्यक्ति नहीं था, इसमें मैं अभी भी शामिल हूँ। मैं भी कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं था। मैंने अपने माता पिता को चिंता करने और कड़ी मेहनत करने को कहा, जबकि मैं सिर्फ उनके परिश्रम के फल का आनंद उठा रहा था। मैं बेटा बनने के लायक नहीं था। मेरे माता पिता इस उम्र में भी मेरे बारे में सोचते हैं, इसलिए मुझे ज्यादा स्वार्थी नहीं होना चाहिए और उन्हें अपने बुढ़ापे का आनंद लेने देना चाहिए। मैं समझता हूँ पिताजी, जैसा आप कहें वैसा ही करेंगे, लेकिन कल नहीं। चलो इसे परसों करते हैं। कल क्यों नहीं? मेरे पास कल की तारीख है। लिन युआन ने उत्तर दिया। हे 59/717 60 अध्याय 60 बच्चों के साथ डेटिंग। जब लिन त्यानिक सिंह ने लिन युआन को ये कहते हुए सुना कि वह कल डेट पर जा रहा है तो वह तुरंत सीधे बैठ गया और बिना पलक झपके लिन युआन की ओर देखा। डेट? किसके साथ डेट करें? मैं आपको बता रहा हूँ, बेहतर होगा कि आप वहाँ उन गंदी महिलाओं के साथ खिलवाड़ न करें। क्या आपने मेरी बात सुनी? अन्यथा मैं आपका तीसरा पैर तोड़ दूंगा। अपने पिता को ये कहते हुए सुनकर लिन युआन इतना डर गया कि उसने अपने पैर भींच लिए। पिताजी, आपको इतना क्रूर होने की जरूरत नहीं है। लिन परिवार को आगे बढ़ाने के लिए मुझ पर भरोसा कर रहा है। परिवार को जारी रखना। आप हाँ, इतनी परेशानी से गुजरने की कोई जरूरत नहीं है। ज़ियाओबाओ का होना ही काफी है। अल्पविराम। लिन युआन अवाक रह गया। आखिरकार वे एक अलग पीढ़ी के रिश्तेदार थे। लिन युआन खड़ा हुआ और आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस जाने के लिए तैयार हुआ। व्यस्त दिन के बाद उन्हें थोड़ी थकान महसूस हुई। वह खड़ा हुआ, अपना शरीर फैलाया और अपने कमरे की ओर चला गया। अगली सुबह लिन युआन को अपने शरीर पर भार महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि ज़ियाओबाओ उस पर सवार है। उसके सीने को 2 छोटे हाथ सहारा दे रहे हैं और उसकी बड़ी चमकती आंखें बिना पलक झपकाए उसे घूर रही हैं। ये देखकर कि वह जाग रहा है, ज़ियाओबाओ ने बहुत प्यार से पुकारा। पिताजी उठो, रुको। लिन युआन खड़ा हुआ, अपनी बेटी को उठाया, उसे कपड़े पहनाए और ज़ियाओबाओ को नहलाने और नाश्ता कराने के लिए ले गया। मिस्टर और मिसेज लिन पहले ही नाश्ता कर चुके हैं और शायद अब कंपनी में हैं। लिन युआन, जो ज़ियाओबाओ को दलिया खिला रहा था, ने अपने सेलफोन की घंटी गुंगी सुनी। उसने कॉल आईडी पर नजर डाली और पाया कि यह गुकिंग की कॉल कर रहा था। यह महिला बीमार है। उसने मुझे इतनी सुबह फोन किया। क्या वह इतनी अधीर है? लिन युआन ने अपने दिल में शिकायत की, लेकिन फिर भी फोन का जवाब दिया। अरे लिन युआन, तुम भूले नहीं कि तुम्हें आज मेरे साथ डेट पर जाना है ना? कॉल कनेक्ट होने के बाद गुकिंग ने सीधे बात की। इस समय वह पहले ही नाश्ता कर चुकी थी और अपने कमरे में कपड़े चुन रही थी। चुनते समय वह फोन के दूसरी तरफ लिन युआन से बात कर रही थी। निश्चित रूप से मैं नहीं भूला मिस्टर गु। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपको इतनी सुबह मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है ना? क्यों? सच में नहीं। गुकिंग ने लिन युआन की शिकायत के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा, नहीं वह गुस्सा हुई। उसने बस शांति से वापस पूछा। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल मिस्टर गु, जो भी करना चाहते हैं वह ठीक है। लिन युआन ने अपने होंठ मोड़े। उसे लगा कि वह पूरी तरह से गुकिंग द्वारा नियंत्रित हो गया है। यदि वह उसके विरुद्ध गया तो वह कुछ ही मिनटों में उसके माता पिता के पक्ष में जा सकती है। इतनी छोटी सी बात के लिए दूसरे व्यक्ति को समायोजित करना ठीक है। मैं तुम्हें बाद में लेने के लिए गाड़ी चलाऊंगा। लिन युआन के समझौते को सुनकर गुकिंग ने खुशी से गुनगुनाया, जैसे कि उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। मुझे उठाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस मुझे पता बताओ और मैं खुद गाड़ी चला सकता हूँ, है ना? मुझे चिंता है कि तुम गाड़ी चलाते समय खो जाओगे। इसके अलावा तुम्हारे माता पिता दिन के दौरान घर पर नहीं होते हैं, तो डरने की क्या बात है? ठीक है ठीक है ठीक है, ये सब आप पर निर्भर है। लिन युआन वास्तव में इन चीज़ों के बारे में गुकिंग के साथ बहुत अधिक बहस नहीं करना चाहता था। चूंकि वह उसे उठाना चाहती थी तो उसे ऐसा करने दो। मुफ्त ड्राइवर का उपयोग करना बेकार होगा। ज़ियाओबाओ को नाश्ता खिलाने के बाद लिन युआन ने ज़ियाओबाओ का मुंह पोंछा और उसी समय पूछा, ज़ियाओबाओ, क्या तुम बाद में बाहर जाकर पिताजी के साथ खेलना चाहती हो? हाँ, ज़ियाओबाओ बाहर जाकर डैडी के साथ खेलना चाहता है। ज़ियाओबाओ ये सुनकर बहुत खुश हुई कि वह बाहर जा सकती है और लिन युआन के साथ खेल सकती है। वह जमीन पर कूद गई और फिर लिन युआन की जांघों से लिप गई। ठीक है, चलो साथ में बाहर चलते हैं। अब जाकर कुछ अच्छे कपड़े पहन लो। लिन युआन ने ज़ियाओबाओ के लिए एक छोटी पोशाक चुनी और उसे एक प्यारा डबल बन हेयर स्टाइल दिया। अपनी प्यारी और बुद्धिमान बेटी को देखकर वह ज़ियाओबाओ को गाल पर एक चुंबन देने से खुद को नहीं रोक सका।
थोड़ी देर के बाद गुकिंगी ने लिन युआन को फिर से फोन किया और उसे बताया कि वह लिन परिवार के दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। जब लिन युआन जियाओबाओ को पकड़े हुए गुकिंगी के सामने आया तो गुकिंगी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने लिन युआन की ओर देखा और पूछा, क्या कोई बच्चे के साथ डेट पर जाएगा? फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हम शियाओबाओ को घर पर अकेले छोड़ देंगे? लिन युआन ने बाहें सिकोड़ ली और कुछ नाराजगी के साथ पूछा, क्या आपके घर पर नौकर नहीं है? आप उन्हें मेरी देखभाल करने दे सकते हैं। मैं घर पर नौकरों के बारे में चिंतित हूँ। अगर आपको आपत्ति है कि मैं जियाओबाओ को साथ